तो असंभव आपके लिए कुछ भी नहीं है। जब 4 नवंबर 2019 को शुरुआत की थी उत्कर्ष के अंदर, तब ये उम्मीद नहीं थी कि हम 13 मिलियन तक का सफर तय करने वाले हैं। और आप देखिए सफर आगे बढ़ता गया। 3 से 4 मिलियन, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, 12 और अब 13 मिलियन का आंकड़ा जो है वो हम पा चुके हैं केवल आपकी बदौलत। मतलब जोधपुर जैसे टियर 3 सिटी में बैठ करके एक यूट्यूब की कोचिंग 13 मिलियन के आंकड़े पर पहुंच जाती है। इसका मुख्यालय कोई दिल्ली के अंदर नहीं है, नोएडा के अंदर नहीं है या फिर मुंबई के अंदर नहीं है, वो 13 मिलियन तक पहुंच जाती है। ये केवल आपके कारण संभव हो पाया, आपके प्यार से संभव हो पाया। और ब्रह्मास्त्र बैच के जितने भी बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं या फिर क्लास देखने वाले, आप सभी का दिल से आभार। आपने जो प्यार दिया उसके लिए धन्यवाद आप सभी को। आज शाम को आप सभी के लिए उपहार रहने वाला है। अगर आपको उत्कर्ष से कोई भी कोर्स लेना हो तो आज शाम को आपसे मुलाकात होगी। उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल के ऊपर थोड़ी बहुत छूट आपको मिलने वाली है, इसलिए अगर आप चाहो तो वहां से कोर्स ले सकते हो। एक बहुत सारी नई चीजें शुरू करने जा रहा हूं जिसका आपको पता लग ही जाएगा। आप उनका फायदा जरूर उठाइएगा। आपने जब पेड कोर्स लिया कोई बात नहीं, पर आपको उनका फायदा उठाना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। देखो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और कल हमारी पहली क्लास इकोनॉमिक्स की हो चुकी थी। देखो कल दोस्तों हमने जो पढ़ा था, मैंने कहा था आपसे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकोनॉमिक्स जो है मैंने कहा था आपसे कि स्टडी ऑफ मनी जो है इकोनॉमिक्स होता है। एडम स्मिथ का नाम लिखा है मैंने आपको, इसके अलावा सैमुअलसन का नाम था, इसने आपके साइंस ऑफ ग्रोथ का है, स्टडी ऑफ ग्रोथ का है। इसके अलावा हमने किन्स का नाम भी लिखा था, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। ये कल हमने तीन बड़े-बड़े नाम जो है कल हमने लिखे थे। मैंने दोस्तों आपसे कहा कि जो इकोनॉमिक्स है आपकी उसमें माइक्रो मैक्रो दो पार्ट होते हैं। माइक्रो का मतलब किसी व्यक्ति की बात करें तो माइक्रो होता है, और हम पूरे समाज की बात करें, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपके मैक्रो होता है। ये मैंने आपसे कहा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आगे लेकर आता हूं आपको कहां पर, जो इकोनॉमिक्स है उसके कुछ क्षेत्र होते हैं ना। प्राइमरी सेक्टर की बात करी मैंने कि हम प्रकृति से सीधा प्राप्त करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है। कृषि, वन, आपके कृषि हो गया, वन, माइनिंग और इसके अलावा जो फिशिंग है वो सब उसी में आता है, ठीक है। रेड कलर जॉब कहते हैं इनको ना। सेकेंडरी वाला क्या है, इसमें प्राइमरी वाला जो है वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है और हम उसमें कुछ बनाते हैं, निर्माण करते हैं, विनिर्माण करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं। मतलब प्राइमरी के अंदर अगर हम वैल्यू एडिशन कर देते हैं तो वो आपके सेकेंडरी बन जाता है। आलू से अगर हम आपके आलू की चिप्स बना दें तो आपके सेकेंडरी हो जाएगा वो ना, वो हमने बात करी। टर्सरी की बात करी मैंने आपसे कि सेवा क्षेत्र दोस्तों आपके प्राइमरी और सेकेंडरी जो है आपको उसको सेवा देने वाला सेक्टर आपके टर्सरी होता है। इसमें इंश्योरेंस, बैंकिंग, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी सेक्टर, परिवहन, ये सब कुछ उसके अंदर आता है ना। फिर फोर्थ दोस्तों मैंने कहा आपसे जहां पर आर&डी की बात होती है सॉरी, जहां पर आर&डी की बात होती है वो आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। और पांचवा मैंने आपसे कहा जहां पर आपके पॉलिसी मेकर्स की बात होती है, कंपनी के सीईओ, एमडी या फिर राजनेता, वो आपके पांचवी के अंदर आते हैं। इसके बाद मैंने कहा हम जब उत्पादन करते हैं तो हमें लैंड चाहिए होती है, लैंड का हम लोग रेंट देते हैं, ठीक है। हमें कैपिटल चाहिए होती है, कैपिटल का हम लोग इंटरेस्ट देते हैं ना। हमें श्रम चाहिए होता है, उसके बदले में हम मजदूरी देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए होता है जो सबको असेंबल करता है, जोखिम लेता है और उसके बदले में उसको प्रॉफिट प्राप्त होता है, ठीक है। ये बात हमने कही। इसके बाद दोस्तों मैंने कहा जो हमारा जो इकोनॉमी जो है उसके बहुत सारे आधार पे बहुत सारे प्रकार होते हैं। पहला आधार मैंने कहा आपसे इकोनॉमी दोस्तों आपके हमारे दूसरे देश के साथ संबंध है या नहीं, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या नहीं, उस आधार पे। अगर हम करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हम ओपन इकोनॉमी में आते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते तो हम क्लोज इकोनॉमी में आते हैं, ठीक है। फिर मैंने दोस्तों कहा आपसे इकोनॉमी का एक आधार होता है संसाधन जो है उस पर ओनरशिप किसकी है। अगर ओनरशिप आपकी सरकार की है तो वो समाजवादी होता है, अगर ओनरशिप उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर की है तो वो पूंजीवादी होता है, और अगर दोनों की हो तो आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। समाजवाद के बारे में मैंने आपके एक नाम लिखा है, कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल पुस्तक लिखाई उसकी है ना। पूंजीवाद में तो हम जानते हैं डिमांड सप्लाई आपकी प्राइस उनकी बात होती है, तो वहां पर हम जानते हैं एडम स्मिथ का नाम याद करना है। और जो मिश्रित था उसमें किन्स का नाम लिखवाया था, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले के नाम मैंने आपको लिखवाया था। ये सारी दोस्तों बातें हम पढ़ चुके हैं। अब एक आधार और लिख लीजिए आप जो है, और वो है विकास के आधार। देखिए आधार नंबर थर्ड जो है, देखिए आधार नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं हम लोग। आज की क्लास से एग्जाम में सवाल बन सकता है, पूरे ध्यान से क्लास को सुनना है, ठीक है। देखिए आधार नंबर 3 जो ब्रह्मास्त्र फर्स्ट बैच के हैं वो भी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि बहुत सारा अपडेट में करके लाए हैं, ठीक है। आधार नंबर 3 लिखिएगा। देखिए विकास के आधार पे डेवलपमेंट दोस्तों अगर आधार हो, विकास अगर आधार हो, तो इस आधार पे जो इकोनॉमी है वो तीन तरह की होती है, ठीक है। एक तो है जिसका डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है। एक है आपके जिसको बोलते हैं हम लोग विकसित अर्थव्यवस्था, क्या बोलते हैं, डेवलप इकोनॉमी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं डेवलप इकोनॉमी, ठीक है। डेवलप इकोनॉमी कहते हैं इसको। एक होती है जिसका अभी विकास हो रहा है, ठीक है, यह है विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी, क्या बोलेंगे इसको, डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं इसको, विकासशील ना। और एक होती है अर्धविकसित अर्थव्यवस्था, मतलब जिसका अभी विकास शुरू ही हुआ है, ठीक है। अल्पविकसित मान लीजिए आप लोग, अल्पविकसित मान लीजिए, अंडर डेवलपिंग ना, अल्पविकसित लिख दीजिए आप लोग। तो ये अंडर डेवलपिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये अंडर डेवलपिंग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। या फिर इसको लीस्ट डेवलपमेंट कहते हैं, या इसको लीस्ट डेवलपिंग कहते हैं, लीस्ट डेवलपिंग कह सकते हैं इसको, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए मैंने कहा दोस्तों आपसे अगर आपका जो विकास है वो विकास हो चुका है, ठीक है। विकास जो है विकास हो चुका है, ठीक है। विकास जो है वो हो चुका है, ये इसमें आता है विकसित दोस्तों ना। अब विकास का मतलब पूछूं आपसे, जहां दोस्तों तकनीक आपकी हाई लेवल की हो, ठीक है, जहां पर लोगों की पर कैपिटा इनकम दोस्तों अच्छी हो, आपकी मेरी जीवन स्तर आपके अच्छा जीवन स्तर हमारा हो, तो हम विकसित हो चुके हैं, ठीक है। जहां पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, जहां पर तकनीक दोस्तों हाई हो, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट, रेल, बस आपकी सारी क्या हो, बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर हो, वो सब आपके विकास विकसित अर्थव्यवस्था के अंदर आता है, ठीक है। देखिए जहां दोस्तों आपके, जहां पर मैंने कहा जहां तकनीक कैसी हो, जहां पर तकनीक आपकी हाई हो, क्या हो, तकनीक आपकी अच्छी हो। इसके अलावा दोस्तों आपके जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपके ये आपकी हाई क्वालिटी का हो, ठीक है, हाई क्वालिटी का हो। जब भी दोस्तों इंफ्रा की बात आए ना आपके दिमाग में आना चाहिए बिजली, पानी, सड़क, आना चाहिए बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, हेल्थ, शिक्षा, ये सब आपका क्या होता है, ये सब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये इसमें आता है इंफ्रा के अंदर। जहां दोस्तों इंफ्रा आपके हाई क्वालिटी का हो, ठीक है, जहां पर इंडस्ट्री आपकी स्थापित हो चुकी है, ठीक है, जहां पर औद्योगिकरण जो है ये हो चुका है, ठीक है, जहां पर औद्योगिकरण हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो चुका है, इंडस्ट्री स्थापित हो चुकी है, हर किसी के पास अच्छे रोजगार के अवसर, जहां पर मैंने कहा जीवन स्तर आपकी उच्च हो, क्या हो, जहां पर जीवन स्तर उच्च हो, ये सारे होते कौन से, डेवलप कंट्री होते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों आपके अधिकांश देश कौन से, ये नॉर्थ अमेरिका कंट्रीज हैं या फिर आपके यूरोप कंट्रीज हैं, आपकी यूरोपीय कंट्रीज में आती है, यूरोपीय कंट्रीज होती है वो इसमें आती है। इसके अलावा यूएसए है दोस्तों आपके, जापान है, जापान है, ये सब इसी में आते हैं, ठीक है। डेवलप कंट्री के अंदर आते हैं, यूरोप की कंट्री है, यूएसए है, जापान है, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सारे कंट्री कौन से हैं, ये सारे डेवलप कंट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों डेवलपिंग की बात करते हैं, ठीक है। देखो जहां पर दोस्तों आपके, जहां पर विकास हो रहा है, ठीक है, विकास हुआ नहीं है, विकास हो रहा है, ठीक है। जो डेवलप अभी हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, कुछ हो चुका है, कुछ बाकी है, ठीक है। अब जो मध्यम स्थिति के अंदर, ठीक है, जहां पर तकनीक जो है वो आपके मीडियम हो, ठीक है, जहां पर टेक्नोलॉजी का मीडियम है, जहां के लोग तकनीक को भी अपना रहे हैं, यहाँ के लोग तकनीक को अपना चुके हैं, यहाँ के लोग तकनीक को अपना रहे हैं दोस्तों। जैसे आप और मैं आज क्या कर रहे हैं, यहाँ के डिजिटल मीडियम को अपना रहे हैं, ठीक है, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा देश उसी में कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो तकनीक दोस्तों मीडियम और क्वांटिटी तकनीक हमारे यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर इंफ्रा का निर्माण हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, इंफ्रा का निर्माण हो रहा है, वो भी इसी में आता है, ठीक है।
जहां पर इंफ्रा जो है इसका निर्माण हो रहा है वो भी दोस्तों इसी के अंदर आएगा, ठीक है। जहां पर अभी सड़क बन रही है, जहां दोस्तों हाईवे ब्रिज बनाए जा रहे हैं, वो सब इसी में आता है, ठीक है। देखना इसका एग्जांपल कौन सा है, जो ब्रिक्स देश है ना वो सारे इसी के एग्जांपल होते हैं। ब्रिक्स देश छापना ये सारे इसी के एग्जांपल है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो सारे इसी के एग्जांपल है। इनको इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमी। इन्हें क्या बोलते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं। जहां पर जो तेजी से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी, ठीक है, जो इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है उन्हें हम इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं। तो आज तक आपने विकसित अर्थव्यवस्था नाम तो सुना होगा, पर होता क्या है वो आपको मैं दिखा रहा हूं ना। विकासशील का नाम तो सुना है आपने, बस होता क्या है वो आपको मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। एक होता है लिस्ट डेवलपमेंट कंट्री, जहां पर हर चीज अभी केवल शुरू हुई है ना, जहां दोस्तों आपके जहां पर विकास की शुरुआत, जहां पर विकास अभी शुरू हुआ है, ठीक है, शुरू हुआ है जहां पर विकास आपको, जहां पर तकनीक इंफ्रास्ट्रक्चर लो क्वालिटी के आपके, जहां पर लो क्वालिटी की तकनीक है, जहां पर इंफ्रा लो क्वालिटी का आपके, ऐसा आपके यूरोप जो आपके अफ्रीका देश है, जो अफ्रीका कंट्री है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अफ्रीका कंट्री इसमें आते हैं जहां पर अभी डेवलपमेंट शुरू हुआ है, ठीक है, जहां पर अभी सारी चीजें आपकी बहुत लो स्तर की है, लो क्वालिटी की आपकी, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लो क्वालिटी का है, वहां पर दोस्तों इतना अवेयरनेस नहीं है हेल्थ को लेकर दोस्तों आपके, वहां पर लोग बस अभी क्या अभी आपके जो प्रकृति से थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपके जो ह्यूमन बिहेवियर है उसकी दोस्तों उड़ा रहे हैं। वहां पर जो आदिवासी जनजाति आपके वो दोस्तों आपके जो आपके नई पीढ़ी जो आ रही है उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मैंने फिर कहा अभी वो केवल बढ़ ही रहे हैं, अभी इतना डेवलपमेंट वहां पर नहीं हुआ है, इतना वहां तकनीक का विकास नहीं हुआ, इतना वहां पर आपके हेल्थ आपके ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा एजुकेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहां केवल शुरुआत है पहली स्टेज के अंदर। ये जो पहली स्टेज के अंदर है ये मीडियम स्टेज आपके, और ये आपकी जो अपर लिमिट है वो आपके सामने यहाँ तक। मैंने दोस्तों आपको बहुत सारे प्रकार दिखाए और मैंने आपको इंडिया को मैंने अलग-अलग स्थान पर रखा है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे पूछूं, मैं आपसे इसको लिख लो फटाक से आप लोग जो है, विकसित, विकासशील, अल्प विकसित जो है वो तीन कंडीशन आपके सामने। देखो अब आप 10वीं क्लास के अंदर नहीं हो, अब आप जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे, समझना भी पड़ेगा और साथ ही साथ उसको नोट डाउन करना पड़ेगा जो भी आपके काम की बात हो। ये दोनों काम एक साथ करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, क्योंकि वो कंपटीशन के एग्जाम है, गला काट प्रतियोगिता बोलते हैं कंपटीशन को ना। अगर आप पीछे रह गए तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा, सीट एक ही है, लड़ने वाले उसमें 50 लोग हैं, इसलिए आपको सबसे आगे निकलना है। भीड़ में सबसे अलग होना चाहिए और भीड़ में सबसे आगे होना चाहिए, दोनों काम होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछूं मैं आपसे कि हमारी जो इकोनॉमी जो है, इंडियन इकोनॉमी जो है, अगर सारे आयाम जोड़ लूं मैं, सारे आधार जोड़ लूं, तो इस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी कैसे दोस्तों होगी आपके। पहली तो हमारी इंडियन इकोनॉमी खुली है, याद करो मैंने कहा था ना, अब भारत की जो इकोनॉमी खुली हो चुकी है, आपकी ओपन इकोनॉमी हो चुकी है 1991 के बाद में, ठीक है। एक दोस्तों हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी कैसी है, हमारी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है, ये भी मैंने आपसे कहा था कि याद कीजिएगा, हम पूंजीवाद की ओर भी है, समाजवाद की ओर भी है, हम दोनों का मिक्सअप जो है वो हमारे पास में, ठीक है। एक दोस्तों हमारी इकोनॉमी कैसी है, विकासशील कैसी है, विकासशील इकोनॉमी है, या फिर दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी है वो उभरती हुई इकोनॉमी कैसी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारी इकोनॉमी कैसी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, ये आपको नोट करना है। तो भारत की इकोनॉमी की बात करूं आपसे, तो भारत की इकोनॉमी खुली है, साथ में मिक्स इकोनॉमी हमारे पास में, पूंजीवाद समाजवाद का मिक्सअप हमारे पास में, विकासशील इकोनॉमी तो हमारे पास में आपके, हम अभी केवल डेवलपिंग कर रहे हैं हम जो है, इसके अलावा उभरती हुई इकोनॉमी हमारे पास में। एक दोस्तों हम जो है ना वो तो थर्ड आपके हुए हैं, थर्ड हमारी कंट्री हमारी जो अभी विकासशील देश को बोलते हैं हम, थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी। तो ये आपके सामने सारी व्यवस्था है, ठीक है। अब दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले दोस्तों भारत जो है उसकी इकोनॉमी वर्तमान में पूरे विश्व में कौन से स्थान पर, आपके यही दोस्तों अपडेट लिख लीजिए आप लोग, यहीं पर अपडेट लिख लीजिए और लिखिए, लिखिए भारत की इकोनॉमी ना, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 5वें स्थान पर ना। भारत की जो अर्थव्यवस्था है इंडियन इकोनॉमी विश्व में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व में 5वीं 5th नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये आपको नोट करना है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरे विश्व के अंदर 5वीं जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर पूछूं आपसे यहाँ पर टॉप 4 कौन कौन से आपके, तो यूएसए नंबर फर्स्ट पर है, कौन है, यूएसए की इकोनॉमी आपके नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे चीन की जो इकोनॉमी आपके नंबर सेकंड पर ना, चीन की इकोनॉमी नंबर सेकंड पे, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे जर्मनी की जो इकोनॉमी आपके वो नंबर थर्ड पर ना, जर्मनी की इकोनॉमी नंबर थर्ड पर, ठीक है। फोर्थ पूछूं आपसे जापान की जो इकोनॉमी है वो नंबर फोर्थ पर, ठीक है। और पांचवा नंबर लिखना आपके भारत की जो इकोनॉमी है वो नंबर 5 पर है। पहले अच्छा बताओ भारत ने किस देश को रिप्लेस किया है। अभी दोस्तों भारत पहले छठे स्थान पे था, अब भारत 5वें स्थान पर आ गया। सवाल आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि भारत ने लिखना आपके, भारत ने पूछूं आपसे भारत ने किसको रिप्लेस किया है, आपको बताना है। अगर आपने न्यूज़ में सुना हो कि भारत 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है, सवाल आपसे मैंने ये पूछा है कि भारत जो है उसने किसको रिप्लेस किया है, ये आपको बताना है, ठीक है। भारत ने किसको रिप्लेस किया है वो आपको बताना है। बताइए। तो अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान, इंडिया, ये 5 हमारे पास में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हांगकांग ने रसगुल्ला इंग्लैंड को किया, वेरी गुड। इंग्लैंड जो है ना, यूके जो है, इसको भारत ने रिप्लेस किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहले इंग्लैंड 5वें नंबर पे था, पर अब हम आ चुके हैं 5वें नंबर पे। इंग्लैंड जो है आपके नंबर 6 पे आ चुका है ना, जो इंग्लैंड है वो नंबर 6 पे आ चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत वर्ल्ड में 5वें नंबर की इकोनॉमी बन चुका है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत वर्ल्ड में 5वें नंबर की इकोनॉमी है, ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो भारत वर्ल्ड में 5वें नंबर की इकोनॉमी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आपके दिमाग में सवाल आया गुरुजी, कौन सी इकोनॉमी लो आपके इनकम इकोनॉमी होती है, कौन सी इकोनॉमी निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था होती है, और कौन सी इकोनॉमी आपकी उसके ऊपर वाली होती है, लोअर मिडिल वाली कौन सी होती है, भारत कौन सी कंडीशन में। आप नोट लिख लीजिए, ठीक है। आप जो नोट लिख लीजिए, किताबों में आपको ये आंकड़ा नहीं मिलेगा, जो मैं आपको लिखा रहा हूं ना, किताबों में इसका अपडेट आंकड़ा नहीं मिलेगा, मैं आपको अपडेट करा रहा हूं, ठीक है। देखिए विश्व बैंक के अनुसार, किसके अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार, विश्व बैंक के अनुसार, ठीक है। विश्व बैंक के अनुसार आपके देखो वर्ल्ड बैंक के अनुसार निम्न आय वाली इकोनॉमी का अर्थ क्या है, तो वो लिखिए ना। वर्ल्ड बैंक के अनुसार लिखिए निम्न आय वाली इकोनॉमी, निम्न आय का मतलब लो इनकम, लो इनकम पूछूं आपसे, लो इनकम इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था जो है, इसका दोस्तों अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, हम पहले ये लिखते हैं, ठीक है। लो इनकम इकोनॉमी का अर्थ पूछूं आपसे क्या दोस्तों, किसके अनुसार, ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार है। और ये जो आंकड़ा दिखा रहा हूं आपको, ये आंकड़ा 1 जुलाई 2023 से लागू दोस्तों होता है। पिछली बार मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा आंकड़ा लिखवाया होगा आपको, पर मैं अब आपको 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाला आंकड़ा जो है वो दोस्तों आपको लिखवा रहा हूं। जिस देश की पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब आपके प्रति व्यक्ति जो आय है, पर कैपिटा इनकम आपके $1135 से कम होगी, वो देश आपके लो इनकम वाला आपकी इकोनॉमी होने वाला है, ठीक है। लिखिए देखिए जिस देश की लिखना, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, ठीक है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम, पीसीआई कहते हैं ना। पर कैपिटा इनकम लिखना $1135 से कम होती है, कम होगी, वो देश कौन सा होने वाला है, वो देश आपका लो इनकम इकोनॉमी होने वाला है। जिस देश की पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है वो $1135 से कम दोस्तों होगी आपके एक साल के अंदर, वो देश कौन सा होने वाला है, वो देश आपका आपके लो इनकम इकोनॉमी होने वाला है, ठीक है। अब तो भारत की पूछूं आपसे, भारत पूछा आपसे, भारत दोस्तों कौन सी कैटेगरी में आपके, भारत
देखिए इंडिया जो है इसकी पूछना से इंडिया दोस्तों आपके इसके अनुसार कैटेगरी कौन सी में आता है? इंडिया आपके 1136 डॉलर से आपके इस कैटेगरी से मतलब इससे जस्ट ऊपर वाली कैटेगरी आपके उसमें आता है और $4,465 दोस्तों आपके इसके बीच में भारत आता है। आपके भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है? $1136 से $4465 के मध्य आपके हमारी पर कैपिटा इनकम है। इसलिए हम किस में आते हैं? इसलिए हम लोअर मिडिल इकोनॉमी कौन है? हम लोअर से जस्ट ऊपर वाली जो इकोनॉमी होती है, लोअर मिडिल इकोनॉमी जो है वो भारत की इकोनॉमी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये नवीनतम आंकड़ा है दोस्तों, मतलब कभी एग्जाम में पूछ लिया ना आंकड़ा तो अच्छे से लोग जो हैं उनके होश खराब हो जाएंगे। अगर पूछूं आपसे कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार लोअर इनकम वाला देश कौन सा होता है जिसकी पर कैपिटा इनकम $1135 से कम होती है, वो लोअर इनकम वाली इकोनॉमी होती है। ये आंकड़ा आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है? ये वाला आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा। 1 जुलाई 2023 से ये आंकड़ा दोस्तों आपके साथ लागू होता है, ठीक है? 1 जुलाई 2023 से अरे रसगुल्ला, अगर दोस्तों इतनी इनकम एक महीने की हो जाए बेटा, देखिए अगर दोस्तों इतनी इनकम आपकी एक महीने की हर आदमी की हो जाए, 1135 को मल्टीप्लाई कर लो आप, लगभग आपके 80 से मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई साहब ये दोस्तों मंथली कैसे होगी? मुझे बताओ आप, ये तो मंथली कैसे होगी ना? ये ईयरली होगी दोस्तों, मतलब लोअर इनकम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो मंथली थोड़ी होगी इनकम दोस्तों आपकी, ईयरली होने वाली है ना, ये तो ईयरली होने वाली है। तो अगर दोस्तों ईयरली इनकम पर कैपिटा इनकम जो एक व्यक्ति की $1135 से कम रहेगी तो वो कौन सा रहने वाला है? तो वो आपका लोअर इनकम इकोनॉमी रहने वाला है, ठीक है? पर दोस्तों अगर हमारी जो इनकम है वो इसके बीच में रहती है, इनके बीच में रहती है, तो लिखिएगा तो हम लोअर मिडिल इकोनॉमी रहने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो भारत कौन सी कैटेगरी में? तो भारत आपका लोअर मिडिल इकोनॉमी है, ये आपको नोट करना है। आपको लोअर से जस्ट ऊपर वाली आपकी इकोनॉमी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है? तो भारत जो है वो लोअर मिडिल इकोनॉमी है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है? तो इंडिया इस कैटेगरी में आता है। तो भारत देखिए आपके भारत जो है वो लोअर मिडिल इकोनॉमी है। ये नवीनतम आंकड़ा है रसगुल्ला ना, ये नवीनतम आंकड़ा है, इसके बाद कोई नया आंकड़ा नहीं आया, ये नवीनतम आंकड़ा है। आपको बुक्स के अंदर देखना, आपको बुक्स में आपको 2022 तक का आंकड़ा मिलेगा ना, आपको बुक्स में 2022 तक का आंकड़ा जो है वो मिलने वाला है। मैंने आपको 2023 का आंकड़ा दिखा दिया है, 1 जुलाई से जो लागू हुआ है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब दोस्तों लिखिए आप लोग, देखो लिखिए दोस्तों, लिखना, देखिए आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर होता है? लिखिए आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास जो है इसमें क्या अंतर है? देखो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ कहते हैं इसको, तो ग्रोथ कहते हैं इसको, और इसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। मैंने आपसे पूछा है कि डेवलपमेंट, विकास और ग्रोथ में क्या अंतर दोस्तों होता है? डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर क्या अंतर होता है? सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है? इसको हम लोग आर्थिक समृद्धि भी कहते हैं ना, आर्थिक समृद्धि कह दीजिए, आर्थिक वृद्धि कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है? देखो अर्थव्यवस्था जो है आपके, अर्थव्यवस्था क्या होती है, कितने प्रकार उसके होते हैं, आधार क्या क्या है उसके, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं, क्षेत्र कौन कौन से हैं, ये पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है? सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा? सेकंड टॉपिक हमारा आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, ये हमारा नंबर 2 नंबर टॉपिक आपके सामने ना, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों इस टॉपिक में एक इंडेक्स लिखाऊंगा मैं आपको, मानव विकास सूचकांक। मैंने आपको इससे पहले हर जगह पे मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134 है, इतना ही लिखा है, पर आज दोस्तों हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से उस इंडेक्स को पढ़ने वाले हैं। तो एक पेज से अधिक मैं लिखाऊंगा उसमें आपको, और नवीनतम आंकड़े लिखाऊंगा जो आपको शायद किसी भी किताब में अभी तो नहीं मिलेंगे, और जो ब्रह्मास्त्र वर्ग के बच्चे होंगे उनके पास भी पिछले वाला एसबीआई इंडेक्स होगा, ये वाला नहीं होगा। तो मैं आपको ये वाला इंडेक्स आपके दिखाने वाला हूं, ठीक है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसमें दोस्तों अंतर क्या होता है? देखो जब दोस्तों ग्रोथ की बात होती है ना, तो मैंने कहा ग्रोथ दोस्तों मतलब आपकी 1%, 2%, 4%, 5%, 10%, 12%, 50%, इसको बोलते हैं ग्रोथ दोस्तों, वृद्धि करना। मतलब अगर दोस्तों परिमाण जो है उसमें वृद्धि होती है, मात्रा में वृद्धि होती है, तो वो होता है हमारा ग्रोथ, ठीक है? तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ होता है ना आपकी, ग्रोथ होता है मात्रात्मक वृद्धि। क्या होती है? ग्रोथ जो है वो होता है मात्रात्मक वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं आपके, या फिर दोस्तों आपके परिमाणात्मक वृद्धि जो होती है उसे हम लोग ग्रोथ कहते हैं, ठीक है? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मात्रात्मक वृद्धि दोस्तों या फिर जो परिमाणात्मक वृद्धि होती है आपकी, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, आपकी क्वांटिटेटिव चेंज कहते हैं ना, इसे बोलते हैं क्वांटिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्वांटिटेटिव चेंज अगर हुआ है तो वो होती है हमारी ग्रोथ। मतलब दोस्तों अगर क्वांटिटी बढ़ रही है ना तो ग्रोथ होती है। जहां क्वांटिटी, जहां पर आपके परसेंट की बात दोस्तों आती है, जहां पर आपके जहां पर मात्रा की बात आती है उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिकल ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है? इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप, एग्जांपल पूछूं आपसे, एग्जांपल आपके श्रम, पूंजी, व्यापार की मात्रा में जो वृद्धि होती है, आपकी पर कैपिटा इनकम होती है वो दोस्तों ये होती है ना, जो पर कैपिटा इनकम आपकी ना, जो पर कैपिटा इनकम होती है, जो प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो इसके अंदर आती है, ठीक है? जो पर कैपिटा इनकम होती है, किसी व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो ग्रोथ वर्ड का अर्थ क्या होता है? ग्रोथ वर्ड का अर्थ होता है मात्रा में परिवर्तन होना, मात्रा में चेंज होता है ग्रोथ करे। इकोनॉमी 7.2% की ग्रोथ कर रही है, मतलब इकोनॉमी की जो जीडीपी है उसमें चेंज हो रहा है, केवल उसकी जो मात्रा है उसमें चेंज हो रहा है। क्या दोस्तों उस देश के अंदर रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा हो रहा है? देखो इकोनॉमी 7.2% ग्रोथ कर रही है, पर मैंने पूछा आपसे क्या दोस्तों उस देश के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनका जीवन स्तर भी अच्छा हो रहा है? क्या उनका जीवन स्तर का विकास हो रहा है? क्या वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, इसका विकास हो रहा है? तो विकास दोस्तों मात्रा पे डिपेंड है। विकास का मतलब केवल केवल दोस्तों मात्रा नहीं, आपकी मात्रा के साथ में, मात्रा के साथ में अगर वहां पर गुणात्मक परिवर्तन दोस्तों होते हैं, अगर वहां पर उन लोगों के रहने वाले जो लोग हैं आपके उनका जीवन स्तर अच्छा होता है, उनका जो लाइफ क्वालिटी वो अच्छी होती है, वहां शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था होती है, वहां पर लोगों का आपके रहने का जीवन स्तर अच्छा होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट, ठीक है? तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में मात्रात्मक तो परिवर्तन होगा आपके, प्लस गुणात्मक परिवर्तन भी होगा, ठीक है? प्लस गुणात्मक परिवर्तन होने वाला है। मात्रात्मक की बात करूं आपसे क्या है? ये हो गया क्वांटिटेटिव, और गुणात्मक की बात करूं आपसे क्या हो गया? ये हो गया क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है? तो मात्रात्मक प्लस दोस्तों गुणात्मक आपके दोनों परिवर्तन इसके अंदर होते हैं। और आप यहां पर लिख लीजिए कि देखिए इसमें दोस्तों आपके जो रहने वाले जो लोग हैं, आपके जो रहने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होना चाहिए, लोगों के जीवन स्तर में, उनकी लाइफ स्टाइल है इसमें भी सुधार होना चाहिए। ये दोस्तों इसका अर्थ होता है, मतलब दोस्तों आपके वहां पर शिक्षा, वहां पर स्वास्थ्य, वहां पोषण, पोषण इनकी गुणवत्ता भी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है? इनकी जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ये एग्जाम में सवाल खूब पूछता है दोस्तों आपसे ना, एग्जाम में खूब सवाल आता है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या दोस्तों अंतर है? तो इकोनॉमिकल ग्रोथ केवल क्या है? केवल आपके मात्रात्मक परिवर्तन होता है, केवल आपके आंकड़ों का चेंज है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, ठीक है? और जीवन स्तर में चेंज करने वाला कौन सा होता है? वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मात्रात्मक प्लस दोस्तों गुणात्मक, इसका ठीक आंसर होगा, ये दोनों इसमें आने वाले हैं। अब मैं आपके सामने 4 डायग्राम बनाऊंगा, आपको ये बताना है मुझे इन चारों में से कौन सा डायग्राम जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच संबंध जो है उसको ठीक-ठीक बताएगा, और ये क्वेश्चन कहलाता है रीजनिंग में वेन डायग्राम क्वेश्चन। तो मैं आपके सामने रीजनिंग के डायग्राम बना रहा हूं, आपको मुझे ये बताना है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ, मैं लिख रहा हूं यहां पर, आपको बताना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है इसमें संबंध जो है, ग्रोथ डेवलपमेंट का जो संबंध है उसके लिए बताना है, उसके लिए कौन सा डायग्राम, कौन सा आपके डायग्राम जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है? इनका रिलेशन जो है इसके लिए डायग्राम बना रहा हूं। देखिए नंबर 1 डायग्राम है आपके सामने, ठीक है? जी फॉर ग्रोथ, जी फॉर लिखना ग्रोथ होगा और डी फॉर डेवलपमेंट होगा, ठीक है? तो ये जी हो गया, ये डी हो गया, पहला डायग्राम। नंबर 2 डायग्राम लिखना, अरे इकोनॉमिक्स में रीजनिंग पढ़ा रहा हूं आपको, तो नंबर 2 लिखिए आप, ये जी हो गया, ये डी हो गया। नंबर सी लिखना, ये जी हो गया, ये डी हो गया। नंबर डी लिखिए, ये डी हो गया, ये जी हो गया। गुरुजी ये सब भी इकोनॉमिक्स है क्या? हाँ देखो इकोनॉमिक्स दोस्तों, इकोनॉमिक्स आप जानते हो बीए के अंदर भी आता है, बीएससी में भी आता है। आपको पता है जब आप बीएससी लेते हो तो आपको इकोनॉमिक्स में होता है, तो इकोनॉमिक्स मैथ का सब्जेक्ट भी है। तो ये मैथ है आपके सामने, सारा खेल दोस्तों आंकड़ों का ही है इकोनॉमिक्स के अंदर। आपको बताना इन चारों में से अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा आंसर ठीक होगा आपके अनुसार, ग्रोथ और डेवलपमेंट संबंध जो है उसके लिए कौन सा आंसर ठीक होने वाला है। जो ब्रह्मास्त्र वन के बच्चे हैं वो तो शायद देख के बता ही देंगे, बाकी जो ब्रह्मास्त्र के अलावा जो बच्चे, आप बताइए कि आपके अनुसार इन चारों में से कौन सा डायग्राम ठीक होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इन चारों में से क्या दोस्तों आपका आंसर होगा? हाँ बीकॉम में भी आता है, पर मेरे कहने का मतलब ये था कि इकोनॉमिक्स आपके मैथ का सब्जेक्ट भी है। देखिए बहुत दोस्तों आसान खेल है। मैंने आपसे कहा कि डेवलपमेंट में ग्रोथ तो शामिल होगा ही होगा। यहाँ देखो आप वापस देखो, मैंने आपसे कहा कि डेवलपमेंट में ये देखो मात्रात्मक चेंज तो जोड़ रहा हूँ ना आपके, डेवलपमेंट में ग्रोथ तो शामिल दोस्तों होगा ही होगा। ग्रोथ के साथ में, ग्रोथ के साथ में जीवन स्तर अच्छा हो सके, ये सारी सुविधाएं प्राप्त हो सके, लाइफ स्टाइल अच्छा हो, वो सब साथ में दोस्तों आएगा तो आपके डेवलपमेंट होने वाला है। तो मैंने दोस्तों कहा, मैंने कहा आपसे डेवलपमेंट में ग्रोथ तो शामिल होगा ही होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये दोनों अलग है, ग्रोथ अलग, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल होगा ही होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर आप यहाँ भी दोस्तों अलग ये वाला हिसाब, ये भी आंसर गलत हो गया। तो इन दोनों में से आंसर आपका आने वाला है कि गोले के अंदर गोला, मतलब दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है, इस गोले का क्या, इस गोले का अर्थ है कि ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट शामिल है। ग्रोथ ये है, डेवलपमेंट अंदर वाला है, ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट शामिल है, ये इस गोले का अर्थ है। जबकि मैंने आपसे कहा कि डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल होगा, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल होगा, डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ शामिल होने वाला है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक दोस्तों आंसर होगा। देखिए मैंने आपसे कहा दोस्तों, मैंने कहा आपसे ये है रसगुल्ला डेवलपमेंट, ठीक है? इसमें दोस्तों ये क्या है, ये है ग्रोथ, क्या है, ये मान लीजिए आप ग्रोथ है, ये हो गई ग्रोथ, ठीक है? अब दोस्तों अगर इसके अंदर मैं जो है, इसके अंदर मैं इसको जोड़ दूं, शिक्षा को भी जोड़ दूं ना, एजुकेशन को जोड़ दूं, इसमें मैं अगर आपके स्वास्थ्य भी जोड़ दूं, हेल्थ भी जोड़ दूं, अगर मैं इसमें जो है पोषण भी जोड़ दूं, न्यूट्रिशन भी जोड़ दूं, तो क्या बनता है, तो बनता है आपका डेवलपमेंट। क्या बनता है, तो बनता है डेवलपमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जो है, जो विकास है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ग्रोथ भी है, स्वास्थ्य भी है और शिक्षा भी है, ये तीनों इसके अंदर शामिल होते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आपके दिमाग में आने वाला है, बस थोड़ी देर रुक जाइए, आप तो स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइए। मैंने कहा डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ के साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सबको भी दोस्तों हम लोग ऐड कर देंगे तो डेवलपमेंट हो जाएगा। अब तो डेवलपमेंट जो है इसको नापने के लिए, ग्रोथ को नापने के लिए हमने पर कैपिटा इनकम लाया, ग्रोथ जो है इसको नापने के लिए क्या लाया, हम इसको नापने के लिए मैंने कहा आपसे पर कैपिटा इनकम जो होती है वो इसको नापने के लिए होती है ना, जो प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो इसको नापने के लिए होती है, ठीक है? पर कैपिटा इनकम जो होती है वो उसको नापने के लिए होती है। अब दोस्तों हमें इसके लिए लाना था, हमें जो है इसके लिए उसको मापन लाना था, कोई इंडेक्स लाना है दोस्तों आपके, हम इसको कैसे नापेंगे बताओ? डेवलपमेंट जो है इसको नापने के लिए कोई हमें दोस्तों इंडेक्स चाहिए होता है ना, इसको नापने के लिए हमें कोई इंडेक्स चाहिए होता है। अब देखो दोस्तों पर कैपिटा इनकम यहाँ दोस्तों हो गया आपके, एक इंडेक्स हो गया आपके शिक्षा मतलब साक्षरता, शिक्षा मतलब हो गया साक्षरता, लिटरेसी हो गया, ठीक है? शिक्षा मतलब साक्षरता, और स्वास्थ्य मतलब क्या हो गया कि मैं कितने साल जीऊंगा, वही दोस्तों मेरा हेल्थ होगा आपके। तो स्वास्थ्य के स्थान पे हमने क्या लिख दिया है, इनके स्थान पे हमने लिख दिया आपके जीवन प्रत्याशा लिख दिया, जीवन प्रत्याशा लिख दिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि अगर मेरा आज जन्म होता है तो मैं कितने साल जी सकता हूं वर्तमान परिदृश्य के अनुसार, सिनेरियो के अनुसार, वो होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और दोस्तों इन तीनों को हमने आधार बना के, देखो आप पर कैपिटा इनकम, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा, इन तीनों को हमने आधार बनाया और आधार बना के एक सूचकांक जारी कर दिया जिसका नाम था मानव विकास सूचकांक। शायद आपको आज समझ में आया होगा कि मानव विकास सूचकांक के 3 आधार कहां से आए। वो 3 दोस्तों आधार इस डायग्राम से है। ग्रोथ की बात से अगर आप 3 आधार को जानते हो तो आप समझ चुके हो कि पर कैपिटा इनकम जो है वो आपके ग्रोथ कहां कर रहा है, कि हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रोथ कर रही है, एक इंसान कितना ग्रोथ कर रहा है, उसकी पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ रही है, मतलब वो इंसान कितना ग्रोथ कर रहा है। साथ में क्या उसके पास शिक्षा का साधन वहां पर है, क्या उसके पास एजुकेशन, हेल्थ है, एजुकेशन का मतलब लिटरेसी लेवल कितना बढ़ रहा है भारत में, और हेल्थ का मतलब अगर वहां रहने वाले जो लोग हैं उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मतलब हेल्थ के अंदर भी सुधार उसके लिए हो रहा है। तो इन तीनों को जोड़कर हमने उसे इंडेक्स बनाया जिसका नाम था मानव विकास सूचकांक। तो देखिए समझ में आई या नहीं, आपको बात लिख दीजिए, आपके नोट लिखिए। देखिए आर्थिक विकास के मापन के लिए, आर्थिक विकास के मापन के लिए मानव विकास सूचकांक का मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया गया। आर्थिक विकास के मापन के लिए मानव विकास सूचकांक का मापन का निर्माण किया गया, ठीक है? हमने दोस्तों इसका निर्माण किया, इसका मानव विकास सूचकांक का। अब हमारा टॉपिक रहने वाला कौन सा, मानव विकास सूचकांक। लिखिए लिखिए मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। ये अपडेट कर लेना, जो पुराने बच्चे हो वो अपडेट मारेंगे किसके बारे में, एचडीआई के बारे में। मानव विकास सूचकांक जो है इसके बारे में आपको अपडेट मारना है, ठीक है? देखो सबसे पहली बात दोस्तों, इस इंडेक्स को जारी करने वाला कौन है, तो इसको जारी करने वाले आपके जारीकर्ता कौन हो गया है, यूएनडीपी। कौन है, यूएनडीपी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये इसको जारी करने वाला,
यूएनडीपी कहते हैं इसको, डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करने वाला किसको आपके, इसको जारी करने वाला, इस इंडेक्स को जारी करने वाला कौन है, मानव विकास सूचकांक जारी करने वाला आपके यूएनडीपी होता है। कब जारी किया गया, तो 1990 के अंदर। देखिए इसकी स्थापना कब होती है आपके, तो इसकी स्थापना जो है 1990 के अंदर होती है ना, इसकी स्थापना 1990 के अंदर होती है। इसको बनाने के लिए प्रयास करने वाले कौन लोग थे, तो इसको बनाने का जो प्रयास किया उन्होंने आपके, वो थे महबूब उल हक। कौन थे, पाकिस्तान के थे, फेमस इकोनॉमिस्ट थे पाकिस्तान के, महबूब उल हक और लिखना, और अमर्त्य सेन जो है इसने इसका विकास किया, ठीक है। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने लिखना, अमर्त्य सेन ने इसका विकास किया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जो है इन दोनों ने इसका विकास किया। तो मैंने आपसे कहा जारी करने वाली संस्था कौन सी है, यूएनडीपी है। इसकी स्थापना कब होती है, 1990 के अंदर इसकी स्थापना होती है। महबूब उल हक और आपके अमर्त्य सेन जो है दोनों ने मिलकर इसको जारी किया, ठीक है। ये दोस्तों वही अमर्त्य सेन है जिनको 1998 में पब्लिक वेलफेयर स्टेट के लिए, लोक कल्याण राज्य के लिए 1998 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। और इकोनॉमिक्स में नोबेल पाने वाली पहले भारतीय कौन है, अमर्त्य सेन। ये तिरंगा वैसे मैंने आपको ढंग से लिखवाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके तीन आधार होते हैं, क्या है, जो इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स के तीन आधार, देखिए ये जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स के कितने तीन आधार होते हैं, ठीक है। अब ये तीन दोस्तों आधार कौन कौन से होते हैं आपके, तो ये तीन आधार जो है वो कौन कौन से आपके, ये तीन इसके आधार होते हैं, ठीक है। तो इस इंडेक्स के तीन आधार होते हैं। नंबर फर्स्ट लिखिए, जीवन प्रत्याशा। क्या होता है, जीवन प्रत्याशा जो है वो इसका आधार होता है। इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या बोलते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं इसको, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब दोस्तों मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि वर्तमान में जन्मे बच्चे का, वर्तमान में जन्मे बच्चे की अनुमानित आयु कितना साल वो जी पाएगा, उसकी अनुमानित आयु कितनी होने वाली है, ये आंकड़ा दोस्तों यहाँ पर जारी होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये इसका एक आधार हो गया, ठीक है। सेकंड दोस्तों आधार देखिए, इसका सेकंड आधार होता है साक्षरता। इसको बोलते हैं लिटरेसी। क्या बोलते हैं इसको, इसे बोलते हैं लिटरेसी। कि जो भारत है उसकी लिटरेसी दोस्तों आपके कितना परसेंट है, साक्षरता कितने परसेंट है। लिटरेसी दोस्तों हमेशा आपके 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए नापी जाती है ना, ये देखिए आपके लिटरेसी दोस्तों हमेशा 7 वर्ष या अधिक आयु के लिए होती है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। लिटरेसी की न्यूनतम आयु कितनी, 7 वर्ष है। उससे कम एज का जो बच्चा है उसकी लिटरेसी नहीं नापते, ठीक है। 7 वर्ष या अधिक दोस्तों आयु है। हमारे यहाँ पर कोई चीज पढ़ देना, कोई चीज लिख देना, वो लिटरेसी का मापन हमारे यहाँ पर होता है, ठीक है। थर्ड दोस्तों क्या है, थर्ड आधार लिखिए आपके, थर्ड जो आधार है वो कौन सा है, थर्ड आधार कौन सा हमारा, वो है पर कैपिटा इनकम। क्या है, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय जो है वो थर्ड आधार है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। पर कैपिटा दोस्तों इनकम है वो थर्ड आधार है, ये आपको नोट करना, ठीक है। पर कैपिटा इनकम पूछो आपसे, देखो दोस्तों इसको कैसे निकालते हैं आपके, इसको तो निकालने के लिए करेंगे आपके, अगर दोस्तों हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें हम जो है हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसका भाग दे देंगे, तो एक व्यक्ति की आय कितनी होने वाली है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रीय आय दोस्तों, अगर इसमें हम किसका भाग दे देंगे, अगर इसमें हम जो है जो हमारी कुल जनसंख्या है इसका भाग दे देंगे, तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो ज्ञात हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके तीन दोस्तों आधार होते हैं, क्या है, ये इसके तीन आधार होते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम और लिटरेसी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीन इसके आधार है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, साक्षरता बोलते हैं इसको, और पर कैपिटा इनकम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तीन इसके आधार होते हैं। अब तो तीन इसके आधार, देखो तीनों का मतलब क्या है मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है। तीनों का मतलब क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, लिटरेसी क्या होती है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं आपके कि जो इसका एचडीएक्स इंडेक्स होता है, इसका स्कोर कितना होता है, ठीक है। जो इसका स्कोर होता है इंडेक्स का, वो कितना होता है आपके, वो होता है 0 से 1 के बीच में। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये आपके कि इसका न्यूनतम स्कोर कितना होगा, 0 होगा। इसका न्यूनतम स्कोर कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और इसका अधिकतम स्कोर होगा वो आपके 1 होगा, ठीक है। एक आपके क्या है, एक जो है ये मैक्सिमम स्कोर, मैक्सिमम लिमिट है। और 0 क्या आपके, 0 आपका जो मिनिमम जो आपके 0 होगा, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में बहुत सारी स्लैब दोस्तों होती है ना, 0 से 1 के बीच में बहुत सारी स्लैब बनाई हुई है, ठीक है। पहली स्लैब कौन सी है, पहली स्लैब होती है 0 से 0.55। अगर आपका मानव विकास सूचकांक का जो मान है वो 0 से 0.55 से इसके बीच में है, तो आप कौन सी कैटेगरी में हो, तो आप जो है वो लो मतलब निम्न कैटेगरी में, आपको ध्यान, ठीक है। तो आपका जो एचडीआई इंडेक्स है वो निम्न स्तर का है, निम्न श्रेणी का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप 0 से 0.55 कैटेगरी दोस्तों अगर आपकी है, जैसे पाकिस्तान को मान लीजिए, पाकिस्तान इसके अंदर है, तो उसका जो एचडीआई इंडेक्स है वो आपके लो कैटेगरी में आता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। 0 to 0.55, ठीक है। अगर तो 0.55 से 0.7 के बीच है ना, 0.55 से 0.7 के बीच अगर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मध्यम। कौन सा बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मध्यम कैटेगरी, ठीक है। भारत हमारा इसी में आता है, इसको बोलते हैं हम लोग मध्यम बोलते हैं, इसको हम मीडियम कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर तो 0.7 से 0.8 के बीच में, 0.7 से 0.8 के बीच में अगर स्कोर है हमारा, तो वो दोस्तों आपकी उच्च होता है। कौन सा होता है, उच्च होता है आपके, ये आपको नोट करना है, ठीक है। यूरोप के जो अधिकांश देश होते हैं वो इसी उच्च के अंदर आते हैं, ये आपको नोट करना है ना, हाई होता है। और अगर भाई साहब दोस्तों हमारा इंडेक्स जो है वो 0.8 से 1 के बीच में हो, तो ये होता है आपके अति उच्च, आपके ना, इसको बोलते हैं आपके अति उच्च कहते हैं, वेरी हाई कहते हैं ना, इसे बोलते हैं वेरी हाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वेरी हाई होता है, ये आपका हाई होता है, इसके बोलते हैं मीडियम कहते हैं इसको, और उसको बोलते हैं लो। तो चार कैटेगरी के अंदर इस इंडेक्स का जो आपके मापन जो है, स्कोर जो है, उसको स्लैब में डिवाइड किया गया। अगर हमारा एचडीआई इंडेक्स 0 से 0.55 के बीच में है, तो हम लो कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। 0.55 से 0.7 के बीच में अगर है हमारा, तो मध्यम के अंदर आते हैं, ठीक है। 0.7 से 0.8 अगर हमारा है, तो हम उच्च के अंदर आते हैं, ठीक है। और 0.8 से अधिक है हमारा, नॉर्वे, स्वीडन, दोस्तों डेनमार्क, फिनलैंड, ये जो देश है ना आपके 0.8 से ऊपर होते हैं, 0.9 के आसपास होते हैं आपके, स्विट्जरलैंड का, नॉर्वे का 0.955, 0.96 इतना दोस्तों होता है ना, तो आपकी अति उच्च मात्रा है, वेरी हाई के अंदर आता है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये चार कैटेगरी इसके इंडेक्स की होती है, ये चार कैटेगरी आपके इंडेक्स की नोट कीजिए। हाँ लिखाएंगे, फोन पर रुक जाओ। इंडेक्स का मापन, ये तो इंडेक्स में वो चीजें जो स्टैटिक पोर्शन मतलब चेंज नहीं होगा, ये फिक्स रहेगा ना। लिख लिया आपने, अब लिखिए आप, लिखिए। अब मैं आपको नवीनतम जो मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है 18 मार्च 2024 को, वो लिखा रहा हूं, ठीक है। लिखिए 18 मार्च 2024 जो है, इस तारीख को जो मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है, इसके आंकड़े मैं आपको लिखा रहा हूं। पहली बात तो इसमें आंकड़े जो है ना वो 2022 के आंकड़े, इसमें आंकड़े किस वर्ष के हैं, 2022 के आंकड़े हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंकड़े 2022 के अभी लेटेस्ट दोस्तों आया है, इसका नाम है एचडीआई इंडेक्स 2023-24 का नाम रहने वाला है, और अभी जारी हुआ इस साल आपके 18 मार्च को जारी हुआ, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा रहा हूं आपको, जो आपको अधिकांश चीजें आप नहीं पढ़ते हो, कि जो अभी हाल ही में 24 के अंदर जो मानव विकास सूचकांक जारी हुआ है उसकी थीम क्या लिखिएगा। अगर पूछूं आपसे इसकी थीम क्या लिखना,
अगर पूछे आपसे इसकी थीम क्या है दोस्तों, देखो ये हर साल आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ये वाला पढ़ा रहा हूँ, तो अगली साल में कोई बैच में पढ़ाऊंगा तो वहां पर नया लिखवाऊंगा ना, तो ये हर साल अपडेट होने वाली चीज है, ठीक है। तो लिखिए ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, लिखिए ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। पूरा लिखेंगे हम लोग ना, वैसे तो इतना याद कर लीजिए तो भी दोस्तों काम हो जाएगा ना, पर पूरा लिख लीजिए आप जो है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक ना, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग ना, री इमेजिनिंग मतलब वापस हमें हर चीज को ड्रॉ करना है, री इमेजिनिंग, री इमेजिनिंग। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक दोस्तों मतलब जो जंजीर बेड़ियों में फंसे हुए देश आपके, उनको उन जंजीर बेड़ियों को तोड़ना है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक करना है, मतलब जो पुरानी परंपरा को तोड़ना है, जो आपके जो वेरी लो कैटेगरी के अंदर आते हैं देश, वो अपनी जो पुरानी परंपराओं से बाहर निकले। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, री इमेजिंग, खुद को री इमेजिन करें, और कोऑपरेशन इन ए पोलराइजेशन वर्ल्ड ना, कोऑपरेशन ना, कोऑपरेशन, कॉर्पोरेट कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इन ए मतलब सहयोग कीजिए, इन ए सहयोग कीजिए इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, पोलराइज्ड वर्ल्ड। देखो वर्तमान में बहुत सारे देश, पहले दोस्तों केवल देखो पहले आपके केवल दो ही देश आपके मेन थे, अमेरिका और रूस, ये दो पावर थी, इनको बोलते बाइपोलर वर्ल्ड। क्या बोलते थे देखो, इन्हें बोलते थे हम लोग बाइपोलर वर्ल्ड। दो ही देश थे, एक अमेरिका था पावरफुल आपके, एक तो आपके यूएसएसआर था, जिसको हम रूस कहते हैं, बाइपोलर वर्ल्ड था। 1990 में दोस्तों इसके बाद में ये आपके बड़ी खराब कंडीशन में आ गया, तो फिर दोस्तों देश पूरा विश्व हमारा वन पोलर वर्ल्ड हो गया, यूएसए, केवल एक ही पावर रह गई यूएसए, इसका विघटन हो गया, वो टूट गया, तो केवल एक पावर यूएसए रहेगी। पर वर्तमान में हमारा वर्ल्ड आपके ध्रुवीय देश हो चुका है, बहुत सारे ध्रुव हो चुके हैं, जहां चीन भी ध्रुव है आपके, चीन भी महत्वपूर्ण देश है, वहां से भारत भी महत्वपूर्ण देश है, अमेरिका भी महत्वपूर्ण देश है, रूस भी महत्वपूर्ण देश है, ब्राजील भी महत्वपूर्ण देश है, ऑस्ट्रेलिया भी महत्वपूर्ण देश है। अब दोस्तों वर्ल्ड आपके वाइड आपके मल्टीपोलर हो चुका है, ध्रुवीय हो चुका है। तो यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है कि इस ध्रुवीय वर्ल्ड के अंदर, इस ध्रुवीय विश्व के अंदर जहां बहुत सारे ध्रुव हो चुके हैं, विकासशील देश भी ध्रुव है, विकसित देश भी ध्रुव आपके, बहुत सारे पोलर वर्ल्ड के अंदर हो चुके हैं, बहुत सारी पावर वर्ल्ड के अंदर हो चुके हैं। दोस्तों इस वर्ल्ड के अंदर सहयोग कीजिए, खुद को री इमेजिन कीजिए, और अपना जो ग्रिड लॉक है उससे बाहर निकालिए, उससे ब्रेक कीजिए उसको, ये इसकी थीम रहने वाली, ठीक है। तो ये इसकी थीम आपको ध्यान रखना है ना। अब देखिए आगे, ये दोस्तों आप तो केवल अगर ये लाइन भी याद कर लोगे तो भी ठीक है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, पर याद जरूर करना आजकल भारत की रैंक कौन सी है इसके बजाय सवाल पूछता है मानव विकास सूचकांक में कौन सा कथन असत्य है, उसमें 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। देखिए देखिए इस इंडेक्स में पूछूं आपसे फर्स्ट रैंक किसकी लिखना, स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड लिखना आपके, स्विट्जरलैंड जो है ये इसमें पहले स्थान पर, ठीक है। स्विट्जरलैंड लिखेगा आपके, ये पहले स्थान पर इसका, और इसका इंडेक्स कितना आपके 0.967 है। बच्चा पूछता था मुझे कि वेरी हाई में कौन सा देश आता है, वो ये आता है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड नंबर फर्स्ट पे 0.967 इसका इंडेक्स का मापन है, ठीक है। सेकंड नंबर लिखिए नॉर्वे का, सेकंड नंबर लिखिए नॉर्वे जो है वो नंबर सेकंड पर है, इसका स्कोर 0.966 है। देख लो बाबू, देख रहा है विनोद, 0.967 और 0.966 आपके इतना अंतर 0.001 का अंतर केवल, फर्स्ट सेकंड रैंक आपकी डिसाइड हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट रैंक स्विट्जरलैंड, सेकंड रैंक नॉर्वे, सेकंड रैंक इसके अंदर। अगर पूछूं आपसे इसमें भारत की रैंक कौन सी छापना, तो भारत की जो रैंक है इसमें वो कौन सी आपके, तो भारत इसमें 134 रैंक पर है, कौन सा है भारत इसके अंदर 134 रैंक पर है, ये आपको नोट करना है। तो भारत की रैंक 134 रैंक है, और कुल देश कितना आपके, ये आउट ऑफ 193 है, ठीक है। कुल देश कितने, कुल देश आपके 193 देश हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का स्कोर कितना है 0.644, 0.644 जो है ये भारत का स्कोर है। अच्छा अब बताओ मुझे भारत कौन सी कैटेगरी में आता है, सवाल पूछूं आपसे, भारत जो है कौन सी कैटेगरी में आता है आपको बताना है। तो भारत का स्कोर कितना है 0.644 जो है वो भारत का स्कोर है। हमारी रैंक आपकी 134 हमारी रैंक है, आउट ऑफ 193 देश के अंदर हमारी रैंक 134 है। भारत का स्कोर 0.644 भारत का स्कोर है। पहला दोस्तों स्थान पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके स्विट्जरलैंड है, और सेकंड स्थान नॉर्वे के अंदर है। और मैंने पूछा आपसे भारत की रैंक कौन सी है, 134 रैंक भारत की है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 134 रैंक भारत की है, ये आपको नोट करना है। 0.644 जो है ये दोस्तों हमारा स्थान है। अब कईयों के दिमाग में सवाल आएगा गुरुजी ये देश इतने दोस्तों आगे कैसे निकल गए। अरे दोस्तों आप समझना मेरी बात को, स्विट्जरलैंड नॉर्वे, हमारा दोस्तों राजस्थान का जैसलमेर जो है ना उसका एरिया इनसे बड़ा है। मेरी बात सुनो, स्विट्जरलैंड जो है इससे बड़ा एरिया राजस्थान का जैसलमेर का है। अब दोस्तों एरिया बिल्कुल छोटा सा है, आपके लोग गिने चुने लोग रहते हैं, सब धनवान लोग हैं, तो देश का एचडीआई ऊपर आ गया। भारत दोस्तों देश थोड़ी आपके भारत महाद्वीप की तरह है, मतलब भारत में स्विट्जरलैंड जैसे 100 देश आ जाएं, आप सोचो कितनी पॉपुलेशन हमारी, आप सोच रहे हो कितनी पॉपुलेशन हमारी, कितने टाइप के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। यहाँ केवल एक खंड के लोग रहते हैं, एक टाइप के लोग रहते हैं, छोटा सा देश है आपके। हमारे यहाँ पर देश देखो भाई साहब, उत्कर्ष का जितना यूट्यूब चैनल है उतनी पॉपुलेशन है लोगों की, जितना हमारा यूट्यूब चैनल है ना उतनी पॉपुलेशन लोगों की है। तो हमारा देश बड़ा है, हमारे पास में हमारे पास विविधता बहुत अधिक है, रहन सहन खान पान वेशभूषा हर 2 कदम पे चेंज हो जाती है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर बहुत पॉपुलेशन रहती है, वर्ल्ड में नंबर फर्स्ट पे वर्तमान में हमें पॉपुलेशन के मामले में, तो हमारी परिस्थिति तो अलग है। तो ये आपके इंडेक्स में इसलिए हम बहुत पीछे हैं और पीछे रहेंगे क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल सिनेरियो थोड़ा अलग है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड नंबर फर्स्ट पे, नॉर्वे नंबर 2 पे, ठीक है। भारत का स्कोर 134, सो भारत जो है वो मध्यम श्रेणी में आता है। किस आता है भारत मध्यम श्रेणी में। जब भी मैं कोई इंडेक्स दिखाऊंगा तो आपके दिमाग में जिज्ञासा आएगी गुरुजी भारत ठीक है, पाकिस्तान और चीन कहां पर, आप ये बताओ। चलिए मैं आपको इस इंडेक्स में पाकिस्तान और चीन जो है उनकी भी दिखा देता हूं, ठीक है। तो चीन पूछूं आपसे, चीन इस इंडेक्स के अंदर 75 नंबर पर है, चीन इंडेक्स के अंदर इसमें 75 नंबर पर है, और पाकिस्तान उर्फ नल्ला जो है आपके इस इंडेक्स में 164 रैंक पर है। पाकिस्तान जो इस इंडेक्स में 164 रैंक पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पाकिस्तान 164 पर है, चीन दोस्तों इंडेक्स में 75 नंबर पर है। आपके दिमाग में सवाल आएगा गुरुजी 193 नंबर पे कौन सा देश है, सोमालिया कौन सा है। देखिए अगर पूछे आपसे यहाँ पर जो अंतिम रैंक है 193 जो रैंक है आपके, जो लास्ट रैंक उस पे कौन है, सोमालिया जो है वो लास्ट रैंक पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोमालिया जो आपकी वो लास्ट रैंक पर है, इस पे नोट कीजिए। अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देश आपके सोमालिया उस लास्ट रैंक पर है, इसका इंडेक्स नंबर कितना है 0.380 जो है, ये इसका इंडेक्स नंबर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0.380 जो है वो इसका इंडेक्स नंबर है, वो लो कैटेगरी के अंदर आता है। सोमालिया आपकी 193 नंबर का देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूछूं आपसे 193 नंबर इसको सोमालिया हो गया, पाकिस्तान 164 पर है, चीन हमारा 75 पर उसके, भारत की रैंक कौन सी 134 है। भारत का इंडेक्स आपकी जो स्कोर कितना 0.644 स्कोर है हमारा, जो कि मध्यम कैटेगरी के अंदर आता है। फर्स्ट रैंक पर स्विट्जरलैंड हो गया जो वेरी हाई कैटेगरी में, नॉर्वे सेकंड स्थान पर हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब तो यहाँ पर कभी-कभी आपसे पूछता है भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है इस इंडेक्स के अनुसार। सेकंड दोस्तों पूछता है आपसे जो भारत है उसकी जीवन प्रदाता कितनी है, तो वो दो आंकड़े लिख लीजिए आप, वो दो आंकड़े लिख दीजिए। लिख दीजिए भारत जो है, अगर पूछूं आपसे इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीवन प्रत्याशा जो है वो कितनी लिखना आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूछूं आपसे। अभी दोस्तों वर्तमान में भारत में कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एवरेज आयु कितनी रहेगी 67.7 वर्ष रहने वाली, कितनी 67.7 वर्ष रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अगर वर्तमान में कोई बच्चा जो है भारत के अंदर जन्म लेता है तो उसकी एवरेज आयु कितनी रहेगी? 67.7 रहेगी, आपको नोट करना है, ठीक है? और सेकंड दोस्तों हमारी पर कैपिटा इनकम पूछूं आपसे, प्रति व्यक्ति आय जो है वो इस इंडेक्स के अंदर से कितनी आई है? इस इंडेक्स में आई है $6,951। कितनी आई है? $6,951 आई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस इंडेक्स के अंदर भारत की जो पर कैपिटा इनकम आई है वो कितनी आई है? $6,951 आई है, लगभग आपके 5.75 लाख के आसपास ना। 5.75 लाख जो है वो हमारे पर कैपिटा इनकम पूरे साल की लगभग जो है ना 5.75 लाख रुपए जो है वो लगभग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इसको 80 90 से मल्टीप्लाई कर देना, इतना ही आएगा, ठीक है? तो मैंने आपसे कहा कि ये सारा इंडेक्स के आंकड़े आपके सामने, तो मैंने आपको सारे आंकड़े दिखा दिए, जितने भी आंकड़े बनते हैं ना सारे आपके सामने, ठीक है? सारे आंकड़े आपके सामने यहाँ पर है। तो भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है, भारत का पर कैपिटा इनकम कितना है इस इंडेक्स के अनुसार, और इसके अलावा भारत का स्कोर कितना है, भारत कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, और पाकिस्तान की रैंक कौन सी है, केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए पाकिस्तान की रैंक कौन सी है, और चीन की रैंक कौन सी है, सबसे अंतिम स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर कौन था आपके, सेकंड स्थान पर कौन है, और इस इंडेक्स की थीम क्या है, ये नया आंकड़ा आपके सामने जो शायद पिछली बार मैंने नहीं दिखाया होगा, इस बार मैंने दिखा दिया आपको नया आंकड़ा, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जब दोस्तों ये इंडेक्स आता है ना तो इसके साथ में एक और इंडेक्स आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम लिखिएगा। एक और दोस्तों इंडेक्स आता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम लिखिए आप लोग जो है, उसका नाम नोट लिख दीजिए, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, सुना होगा आपने ना, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्स एक साथ ही आते हैं ना, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक, क्या बोलते हैं इसको, लैंगिक असमानता सूचकांक कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? लैंगिक असमानता सूचकांक कहते हैं इसको। सवाल पूछूं आपसे कि जेंडर जो इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसको जारी करने वाला कौन है, इसको भी जारी करने वाला यूएनडीपी होता है, साथ में दोस्तों इंडेक्स आता है महिला पुरुष के बीच कितना दोस्तों अंतर है ना, इसका मतलब क्या है, जो महिला पुरुष है उसके बीच में कितना अंतर है वो इस इंडेक्स का दोस्तों अर्थ होता है, महिला पुरुष के बीच में कितना अंतर है, ठीक है? और तो इस इंडेक्स में क्या होता है, इस इंडेक्स के अंदर जो है भारत की रैंक कौन सी है, 108वीं रैंक है, ये भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जारी करने वाला कौन है, भारत की रैंक कौन सी लिख लीजिए, दोनों इंडेक्स एक साथ ही आते हैं ना, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और मानव विकास सूचकांक दोनों एक साथ आते हैं, जारी करने वाली संस्था एक ही है यूएनडीपी, और भारत की रैंक यहाँ पर 108 है। महिला पुरुष में अंतर कितना है, कितना दोस्तों भेद है उन दोनों के अंदर, आपके कहां उनमें अंतर होता है, कहां असमानता उनके बीच में, वो इस इंडेक्स के अंदर आती है, ठीक है? जब दोस्तों भूटान से पूछा गया कि क्या आप इसको मानोगे, तो भूटान कहता है कि हम आंकड़ों को नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं कि वो देश आपके सबसे अच्छा होगा जो देश सुखी होगा। इन्होंने कहा, भूटान वालों ने कहा कि वो देश सबसे अच्छा होने वाला है जो देश सुखी होगा, माना कि वहां पर उन लोगों की पर कैपिटा इनकम अच्छी ना हो, बहुत ज्यादा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा ना हो, आपके वहां पर बड़े बड़े कोई हॉस्पिटल ना हो, वहां बड़े बड़े कोई आपके ऐसे आपके स्कूल ना हो, पर जहां पर प्रकृति हो, जहां पर इंसान संतुष्ट हो, जहां पर इंसान इंसान के बीच में आपस में संबंध अच्छे हो, जहां पर इंसान अपनी जो सुविधाएं मूलभूत सुविधाएं उनको पूरा कर पा रहा हो, जहां इंसान फ्री माइंड रह सकता हो, वो देश उनके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ देश होगा। तो भूटान जो है वो मानव विकास सूचकांक के स्थान पर सकल राष्ट्रीय सुख को नापता है, ये लिख लीजिए आप ना, कभी सवाल पूछ ले आपसे, लिखिए नोट लिख लीजिए, लिखिए नोट, भूटान सकल राष्ट्रीय सुख को मापने वाला पहला देश, भूटान सकल राष्ट्रीय सुख को मापने वाला, सुख को मापने वाला पहला देश है। इसलिए इसने दोस्तों एक इंडेक्स जारी किया था और वो था ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक। सुख कौन है, खुश कौन है, उसके लिए इंडेक्स जारी करता है। इसके अनुसार वो देश सर्वश्रेष्ठ है जहां के लोग खुशी रहें, जहां के लोग सुख के अंदर रहें, चाहे वहां पर इंफ्रा कमजोर हो, चाहे वहां पर उतना अच्छा लेवल का आपके पैसा नहीं हो लोगों के पास में, पर जितना है उसमें संतुष्ट रह सके, ये आपको ध्यान रखना है। मानव विकास सूचकांक के अलावा एक पॉइंट और मैंने एक्स्ट्रा दिखा दिया आपको, भूटान के बारे में नोट कीजिएगा, ठीक है? ये हमारा टॉपिक नंबर 2 एंड हो गया। तो हमने इकोनॉमिक्स के अंदर उसकी परिभाषा क्या है, उसके क्षेत्र कौन कौन से, उसकी प्रकार कौन कौन से, आधार कौन कौन से आपके, और भारत कहां स्टैंड करता है वो बात करें ना। सेकंड दोस्तों सेकंड टॉपिक हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें मैंने आपको मानव विकास सूचकांक जो है वो आपको लिखा दिया। अब देखिए आप लोग राष्ट्रीय आय, देखिए नेशनल इनकम, देखिए राष्ट्रीय आय, देखिए नेशनल इनकम। देखो इकोनॉमिक्स में जिस टॉपिक से बच्चों को सबसे अधिक डर लगता है वो टॉपिक राष्ट्रीय आय, मतलब इकोनॉमिक्स तो यहाँ से शुरू होती है, तो इससे पहले वाला पोर्शन वो तो इकोनॉमिक्स का इतिहास था। मतलब इकोनॉमिक्स जो होती है ना, जो आंकड़ों की जो बात करते हैं, फैक्ट्स की जो बात करते हैं, डेटा की जो बात करते हैं, डेटा जो है यहाँ पर आता है राष्ट्रीय आय, यहाँ पर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, मार्केट कोस्ट, फैक्टर कोस्ट, ये सब बातें होंगी आपके सामने, बहुत सारे आंकड़ों की बौछार यहाँ पर होती है नेशनल इनकम के अंदर, सीएसओ, एनएसओ, एनएसएसओ। तो आपको बड़े धैर्य के साथ में बिना हौसला खोए हुए खुद को संभाल के रखना है। राष्ट्रीय आय का टॉपिक एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है, पर आपको इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ते हो और आपने राष्ट्रीय आय नहीं पढ़ा है तो मतलब आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा, आपने उसका इतिहास पढ़ा है। तो आपको इकोनॉमिक्स का जो कोर टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय, हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। अभी मैंने आपसे एक टॉपिक कहा था पर कैपिटा इनकम, आपको याद होगा पर कैपिटा इनकम मैंने कहा था मैंने कि अगर उस देश की राष्ट्रीय आय के अंदर उस देश की जो पॉपुलेशन है उसको हम डिवाइड कर दें तो प्रति व्यक्ति कितनी राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति कितनी आय होती है, उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं, ठीक है? तो नेशनल इनकम का अर्थ होता है इस देश की आय, इस देश में रहने वाले जो नागरिक हैं, इस देश के सिटीजन जो है आपकी, उनकी जो आय होती है वो होती है राष्ट्रीय आय। तो पहली बात तो राष्ट्रीय आय मतलब क्या होता है, देश के नागरिकों की आय, देश के नागरिकों की जो आय होती है वो इस देश की राष्ट्रीय आय होती है। अब दोस्तों ये नागरिक जो है भारत के अंदर भी मिल सकता है और ये नागरिक भारत के बाहर भी रह सकता है। हमारे कुछ नागरिक भारत के जो बाहर रहते हैं ना, अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं आपके, तो वहां पर पैसा कमाते हैं और हमको भेजते हैं, तो उनका जो पैसा वो हमारे देश की राष्ट्रीय आय में इंक्लूड हो जाता है। तो देश के जो सिटीजन हैं उनकी जो आय होती है वो हमारी नेशनल इनकम होती है, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल शुरुआत, इसका पहले थोड़ा बहुत इतिहास देखते हैं, ठीक है? इसका थोड़ा सा आपके थोड़ा बहुत इस टॉपिक का इतिहास देखते हैं, और इसके इतिहास से यूपीएससी 2 बार सवाल पूछ चुकी है। इस राष्ट्रीय आय के इतिहास से यूपीएससी 2 बार सवाल पूछ चुकी है। एक बार दोस्तों यूपीएससी ने पूछा, देखो सवाल पूछूं आपसे कि पहली बार इसकी गणना करने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी साहब जो है पहली बार गणना करने वाले, और ये सवाल यूपीपीसीएस के अंदर 1997 के अंदर पूछा गया, शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय ये एग्जाम में सवाल आया था। देखिए पूछूं आपसे, इसकी पहली बार पूछा आपसे, इसकी पहली बार गणना करने वाले कौन थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो है वो थे, आपको ध्यान रखना, ठीक है? दादा भाई नौरोजी, इनका नाम सुना होगा आपने इतिहास में, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम आपको भविष्य में सुनाएंगे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ कांग्रेस थे दादा भाई नौरोजी, ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और इनकी एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनबिटरी रूल इन इंडिया। कौन सी पुस्तक थी आपकी? इनकी बुक का नाम करेगा, इनकी बुक का नाम पॉवर्टी अनबिटरी रूल इन इंडिया, ये इनकी पुस्तक का नाम था कि पॉवर्टी भारत के अंदर जो ब्रिटिश रूल है उसका जो खराब ढांचा है उस कारण भी है ये इनकी दोस्तों पुस्तक जारी होती है, पॉवर्टी एंड अनबिटरी रूल इन इंडिया। इनके अनुसार
डीवीएन, इनको बोलते हैं डीवीएन, क्या बोलते हैं? डीवीएन कहते हैं इनको ना, दादा भाई नौरोजी डीवीएन, ठीक है? डीवीएन साहब ने पहली बार दोस्तों आपके जो है इसकी गणना करी। तो इनके अनुसार भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो 20 रुपए थी। ये सवाल आईएएस के अंदर सवाल पूछा सन 2000 ईस्वी के अंदर। इनके अनुसार क्या है? इनके अनुसार भारत की जो पर कैपिटा इनकम थी आपकी, वो कितनी थी आपकी? 20 रुपए थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये भारत के अंदर पहली बार आपके पर कैपिटा इनकम जो है इसकी बात कहने वाले कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे। और भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी आपकी? 20 रुपए थी इनके अनुसार। उस समय की बात है ना, ये बात है कब की आपकी? ये बात 1867-88 की बात है ना। इस समय इनके अनुसार भारत की पर कैपिटा जो इनकम कितनी आपकी? 20 रुपए थी। और यह सवाल आईएएस के एग्जाम में 2000 ईस्वी के अंदर पूछा गया। तो आईएएस के एग्जाम में 2000 ईस्वी के अंदर ये सवाल पूछा गया कि भारत की पर कैपिटा इनकम पहली बार कितनी थी? 20 रुपए थी। किसके अनुसार? डीवीएन साहब के अनुसार। आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इनके अनुसार कितनी थी ना। तो पहला पॉइंट, पहली बार गणना करने वाले कौन थे आपके? वो डीवीएन साहब थे। सवाल पूछा आपसे राष्ट्रीय आय की पहली बार वैज्ञानिक आकलन करने वाले कौन? लिखिए, आप यहीं पर लिखिए। सवाल पूछा आपसे राष्ट्रीय आय आपके इसका पहली बार वैज्ञानिक आकलन करने वाले कौन थे? तो इसका पहली बार वैज्ञानिक आकलन पूछूं आपसे करने वाले कौन थे आपके? ये बात 1931-32 की है ना, ये बात 1931-32 की आपके। तो प्रोफेसर बीके राव जो है आपके वो करने वाले, ठीक है? तो प्रोफेसर बीके राव जो है, प्रोफेसर बीके राव जो करने वाले। इसका मुझे ये तो याद नहीं आ पा रहा कि कौन से ये एग्जाम में कब आया है, पर यूपी पीसीएस एग्जाम में सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय का पहली बार वैज्ञानिक आकलन करने वाले कौन थे? प्रोफेसर बीके राव थे। ये सवाल भी एग्जाम में आया हुआ, ध्यान रखिए। आज का 2000 रुपया उस समय के 20 रुपए के बराबर ही था। मैंने तो कम बोला है। आज का 20,000 रुपया जो है वो उस समय का जो 20 रुपया है उससे भी कम था। मतलब इतना लेवल था पैसे का उस समय, ठीक है? तो लिखिएगा, पहली बार गणना करने वाले को डीवीएन साहब थे। बुक का नाम पॉवर्टी अनपेक्टेड रूरल इंडियन का बुक का नाम है। और पर कैपिटा इनकम कितनी है? 20 रुपए पर कैपिटा इनकम इनकी। और पहली बार वैज्ञानिक गणना करने वाले कौन थे? प्रोफेसर बीके राव पहली बार गणना करने वाले थे। इनका नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है? हमने दोस्तों राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने के लिए हमने जो है हमने 68 करना है इसको ना, ये 68 करना, सॉरी ये 68 कर देना, ठीक है? अगर दोस्तों पूछा आपसे कि हमने दोस्तों आपकी जो राष्ट्रीय आय इसकी गणना करने के लिए हमने कमेटी बनाई थी, उसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति। लिखिए नंबर 3 लिखिएगा, राष्ट्रीय आय समिति। हमने कमेटी बनाई थी ना, इसका नाम था राष्ट्रीय आय समिति, ठीक है? ये 1949 बनाई थी। 1949 के अंदर एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय कमेटी इसका नाम था। इसके अध्यक्ष हमने पीसी महालनोबिस साहब को बनाया, ठीक है? इसका अध्यक्ष कौन बनाएगा? इसका अध्यक्ष जो है वो पीसी महालनोबिस साहब जो है इनको बनाएगा। तो पीसी महालनोबिस जो है इनको इसका अध्यक्ष बनाएगा। इनका नाम तो आप बहुत बार सुनोगे, इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत बार नाम इनका आने वाला है, ठीक है? और दोस्तों इसमें मेंबर, दो मेंबर और थे। इसमें दो मेंबर और थे ना, पीसी महालनोबिस साहब इसके हेड है। इसके अलावा दो मेंबर और हैं। एक तो जो मैंने पीछे नाम लिखाया वो कौन सा? प्रोफेसर बीके राव, ये थे। और इसके अलावा प्रोफेसर बीके राव, एक तो ये थे इसके अंदर, ये मेंबर के रूप में थे इसके अंदर आपके। एक आर गोडगिल जो है ये मेंबर के रूप में थे। तो ये दो मेंबर और इसमें थे। तो हेड कौन थे? पीसी महालनोबिस इसके हेड थे। और आर गोडगिल और इसके अलावा प्रोफेसर बीके राव जो है वो इस कमेटी के दोस्तों हेड थे। इस कमेटी को हमने जिम्मेदारी दी कि आप जो है राष्ट्रीय आय का मापन कैसे करना है वो दोस्तों आपको निकालना है। फिर दोस्तों इसके बाद में हमारे यहाँ पर सीएसओ की स्थापना होगी, वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय आय का मापन करने वाली संस्था कौन सी है, वो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक है? ये इसका इतिहास था, मैंने आपको लिखा दिया, ठीक है? ये दोस्तों आप एक पॉइंट और लिख लीजिए आपके, ये दोस्तों आप एक पॉइंट और लिख लीजिए। देखो कभी एक बार सवाल पूछा गया है कि भाई हिंदू वृद्धि दर क्या होती है, ठीक है? आप ये लिख लीजिए, आप यहाँ नोट लिख दीजिए और लिखिए हिंदू वृद्धि दर। ये सवाल बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या होती है ना, हिंदू वृद्धि दर जो है वो क्या होती है। यह सवाल भी एग्जाम में आया हुआ है। इसको भी आप लगे हाथ दोस्तों नोट कर लीजिए ना, इसको भी आप जो है उस लगे हाथ नोट कर लीजिए कि हिंदू वृद्धि दर जो है वो क्या होती है। ये आपको पढ़ाना, ठीक है? देखो इस वर्ड को देने वाला कौन था आपके? इस वर्ड को देने वाले कौन थे? राजकृष्णन साहब जो इस वर्ड को देने वाले प्रोफेसर थे आपके। देखिए प्रोफेसर राजकृष्णन जो है उन्होंने ये शब्द दिया। प्रोफेसर राजकृष्णन जो है उनके द्वारा ये शब्द दिया गया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? प्रोफेसर राजकृष्णन जो है उनके द्वारा 1981 के अंदर हमारी जो ग्रोथ थी उसके लिए वर्ड यूज किया है हिंदू ग्रोथ रेट। भारत की जो ग्रोथ रेट आपकी रही थी उसके लिए वर्ड यूज करा हिंदू ग्रोथ रेट। और इनके दोस्तों अनुसार भारत की जो ग्रोथ रेट आपको 3 से 3.5% के बीच में रहती है हर बार। उसी ग्रोथ रेट को क्या बोला? उसको जो इन्होंने हिंदू ग्रोथ रेट बोला, ठीक है? तो देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर, भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर 3 से 3.5% के मध्य रहती है, के मध्य होती है, जिसे हिंदू वृद्धि दर कहते हैं, जिसे हिंदू वृद्धि दर कहते हैं। तो कभी कभी सवाल पूछ लेता है, ठीक है? हमारे दोस्तों एक बार जो हमारी ग्रोथ रेट है वो फिक्स हो गई, लगभग 3 3.5 के आसपास रहेगी। कभी 2.5, कभी आपके 3.5, कभी 3, इसके बीच में हमारी ग्रोथ रेट वेरी करने लगी थी। हम यहाँ पर आकर अटक गए थे। तो उस ग्रोथ रेट को प्रोफेसर राजकृष्णन जी ने हिंदू ग्रोथ रेट कहा। ये भी आपको लगे हाथ यहीं पर नोट कर लेना, ठीक है? ये लिख लीजिए आप। कभी सवाल पूछे हिंदू ग्रोथ रेट जो है इस शब्द को देने वाले कौन थे? प्रोफेसर राजकृष्णन। ये आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिए अगर पूछो आपसे राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां होती है ना। तो राष्ट्रीय आय जो होता है, जो नेशनल इनकम होता है, इसको नापने के लिए क्या होती है? इसको नापने के लिए, इसका मापन करने के लिए 3 विधियां होती है। एक होती है आय विधि, इसको बोलते हैं इनकम मेथड। क्या बोलते हैं इसको? इनकम मेथड बोलते हैं ना। एक होती है आपके व्यय विधि, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, ठीक है? एक होती है उत्पाद विधि, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट मेथड, ठीक है? उत्पाद विधि। इसी में दोस्तों आपकी जो उत्पाद जो विधि होती है ना, इसी में हम लोग आपके वैल्यू एडिशन मेथड जो इसका यूज करते हैं, ठीक है? इसी में क्या करते हैं? इसी में हम जो है जो वैल्यू एडिशन जो मेथड होता है इसका यूज करते हैं। इसको बोलते हैं मूल्य वर्धित विधि। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, चिंता ना करना आप। इसको बोलते हैं मूल्य वर्धित विधि कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो हमारे यहाँ आपकी जो राष्ट्रीय आय उसको मापने की 3 विधि होती है आपके, आय विधि, व्यय विधि, उत्पाद विधि। 3 दोस्तों आय है। उत्पाद विधि को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन मेथड कहते हैं इसको। जब हम जीडीपी पढ़ेंगे, जब हम आपके जीएसटी पढ़ेंगे, जब हम जीवीए पढ़ेंगे, तो वहां पर वैल्यू एडिशन दोस्तों आने वाला है। अगर समझना है आपको तो समझ ऐसे लीजिए आप लोग कि दोस्तों मैंने मान लीजिए आपके, मैंने गेहूं जो है उसको उगाया, गेहूं दोस्तों मैंने बनाया, गेहूं मैंने उगा दिया, फसल काट ली गेहूं की। अब मेरे पास तो गेहूं जो है वो आ चुका है, ठीक है? मैं इस गेहूं को सीधा मार्केट में बेच के आता हूं, ठीक है? देखिए मैंने दोस्तों कहा आपसे, मैंने कहा आपसे
गेहूं था, मैंने इसको मार्केट में बेच दिया और मान लेते हैं मैंने 10 किलो गेहूं जो है वो 500 रुपए में बेच दिया। मान लीजिए मैंने इतना बेच दिया, ठीक है, इतना गेहूं मार्केट में बेच रहा है। अब जिसने गेहूं खरीदा आपके, उसने उस गेहूं को आपके ब्रेड बना दिया, उसने गेहूं को ब्रेड बना दिया और उस ब्रेड को बनाने के बाद में उसने इसी ब्रेड को 600 रुपए में बेच दिया, ठीक है। उसने गेहूं का ब्रेड बना दिया और ब्रेड को 600 रुपए में उसने बेच दिया। ब्रेड दोस्तों किसके पास चला गया? ब्रेड जो आपके वो सैंडविच बनाने वालों के पास चला गया, ठीक है, और उन्होंने इसका सैंडविच बना दिया और सैंडविच बना के उन्होंने जो है इसको 1000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि लास्ट आय कितनी होगी, तो उसका तरीका एक तो ये होता है कि आप कैसे करो, आप क्या बोलो, नेशनल इनकम जो है वो देश की 500 गेहूं वाले के पास, 600 ब्रेड वाले के पास और 1000 किसके पास, सैंडविच वाले के पास, तो 2100 रुपए जो है वो भारत की राष्ट्रीय आय होगी। सवाल मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही है क्या? आप मुझे बताओ कि जो मैंने राष्ट्रीय आय निकाली है वो सही है या गलत है? बताओ फटाक से, जो मैंने राष्ट्रीय आय निकाली है वो सही है या गलत है, आपको बताना है। मैंने जो राष्ट्रीय आय निकाली है वो नेशनल जो इनकम मैंने निकाली है वो सही है या गलत है, आपको बताना है, ठीक है। बताओ जल्दी छाप के बताओ। मेरे पापा की शादी में 200, मेरे पापा की शादी 200 रुपए में हो गई थी 1970 में, देख ले भाई तेरी कब होगी। मैंने सवाल पूछा आपसे कि जो मैंने निकाला है गुरुजी सैंडविच क्या होती है? जब मेरे दोनों हाथों के बीच तेरा गाल होता है ना, उसको सैंडविच कहते हैं, कुछ गाल झमाझम पड़ते हैं तो सैंडविच कहते हैं ना। ये गलत होगी रसगुल्ला, सही कैसे होगी? गलत होगी। अब तो ये विधि क्या बोलती है? ये विधि बोलती है कि पहले 500 रुपए थे, पहले कितने थे? पहले 500 रुपए थे। इस 500 के अंदर क्या हुआ? इस 500 के अंदर इस ब्रेड वाले ने इस 500 जो गेहूं लिया है उसको पीसा भी होगा, उसको ब्रेड उसको बनाया होगा, इसमें वैल्यू ऐड कर दी कितनी? 100 रुपए। तो गेहूं से ब्रेड बनाया गया तो इसमें वैल्यू एडिशन होता है, 100 रुपए का होता है और ये 600 की हो जाती है, ठीक है। उसने बहुत काम किया होगा इस गेहूं को ब्रेड बनाने में, ठीक है। तो ब्रेड ब्रेड वाले से आपके सैंडविच वाले के पास क्या होगा, तो उसने ब्रेड में आपके बटर भी लगाया होगा, ब्रेड में टमाटर टमाटर आलू डाले होंगे, आपके सैंडविच बनाया होगा, उसको सेका तो सेका होगा, उसको पैकेजिंग की होगी, तो उसने इसमें 400 रुपए कर दिया है, वैल्यू ऐड कर दिया है। तो ये बोलते हैं कि जितना वैल्यू ऐड हुआ है शुरुआत वाली के अंदर उनको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, तो हमारी राष्ट्रीय आ जाएगी। ये बोलते हैं इस 500 में 100 रुपए यहाँ पर वैल्यू ऐड हुआ है और 400 रुपए जो कहां पर आपकी यहाँ पर वैल्यू ऐड हुआ है, तो ये 1000 रुपए जो है वो राष्ट्रीय आएगी। आपने सुना होगा, सो जीडीपी के अंदर कभी भी आपकी जो मध्यवर्ती वस्तु शामिल नहीं होती है, अंतिम वस्तु शामिल होती है। सुना है आपने? जीडीपी के अंदर जो होता है, जो अंतिम वस्तु जो होता है ना, उसका मूल्य काउंट करते हैं। तो अंतिम वस्तु का मूल्य कितना है? 1000 रुपए। हमारे कितना है? 1000 रुपए। तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन मेथड। जो उत्पाद था उसमें आपने वैल्यू ऐड करते गए और आपने वैल्यू ऐड करने के बाद सैंडविच बना दी, ये अंतिम वस्तु हो चुकी है जिसको मैंने खा लिया दोस्तों। खाने के बाद ये अंतिम वस्तु है, तो इस 1000 रुपए को हम बोलते हैं आपके, ये हमारी जीडीपी होती है, हम इसे काउंट करते हैं। तो मैंने भी 1000 रुपए कहा आपसे, तो ये एकदम आपके करेक्ट मेथड होगा, ये गलत होगा। समझ गए आप? ये वैल्यू एडिशन होता है। अब ऐसे दोस्तों भारत की हर चीज का वैल्यू ऐड करेंगे तो जो निकलेगी उसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया और पूरे भारत कैसे निकलता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एग्जांपल समझने के लिए, समझ में आया होगा शायद, मुझे भरोसा है आपके ऊपर। अब देखिए हमें दोस्तों राष्ट्रीय आय तक पहुंचना है, हमारे टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आय, हमें वहां तक पहुंचना है, पर हम शुरुआत करेंगे जीडीपी से। जीडीपी फिर हम जीएनपी फिर हम एनएनपी फिर हम एनएनपी फैक्टर कॉस्ट फिर हमारी राष्ट्रीय आय आएगी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको पहले तीन है ना, तीन मैं आपको तीन मैजिक फॉर्मूला लिखा रहा हूं, ठीक है। 3 मैजिक लिखा रहा हूं मैं आपको, इनको ध्यान रखना है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में पकड़ बनानी हो ना, तो ये 3 मैजिक आपको ध्यान रखने हैं। 3 फॉर्मूले लिखा रहा हूं आपको, जीडीपी जीएनपी एनएनपी, इन सब पर कोई भी सवाल आ जाए आपका सवाल गलत नहीं होगा अगर 3 फॉर्मूले आपने याद कर दिए, ठीक है। देखो पहला तो फॉर्मूला आपके सामने, कभी दोस्तों आपको ग्रोथ से, कभी आपको ग्रोथ से मतलब ग्रोथ मतलब होता है सकल, सकल से कभी आपको नेट निकालना हो, निबल निकालना हो। कभी आपको ग्रोथ से, सकल से अगर आपको नेट निकालना हो, निबल निकालना हो, कभी आपको सकल से निबल निकालना हो, सकल से शुद्ध निकालना हो, शुद्ध भी कहते हैं इसको, शुद्ध भी कहते हैं इसको। कभी आपको ग्रोथ से दोस्तों नेट निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, जो गिसावट होती है उसको माइनस करना है। क्या करना है आपको? जो गिसावट होगी ना उसे माइनस करना है। डेप्रिसिएशन जो होता है इसको माइनस करना है। अगर आपको ग्रोथ से नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन जो होता है, जो गिसावट जो होती है, उसको आपको माइनस करना है। ये पहला नंबर का फॉर्मूला। कभी दोस्तों आपको ग्रोथ से नेट निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको जो गिसावट जो होती है उसको माइनस करना है, ठीक है। देखिए कभी सवाल आपसे ये पूछ ले, सवाल पूछा आपसे कि हमें जीडीपी जो है, एग्जांपल लिख लीजिए, हमें जीडीपी से क्या करना है, हमें जीडीपी से एनडीपी निकालना है। चलो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं इसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद। मैं हर बार इसकी फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा, इसलिए एक बार लिख दिया मैंने आपके सामने। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। हमें इसे निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमें ये निकालना है। इसको बोलते हैं निवल या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। हमें ये निकालना है, इसको कम करो ना इसको। अगर हमें जीडीपी से एनडीपी निकालना है, अगर हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से हमें नेट वाला उसको निकालना है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हमें निवल उसको निकालना है, तो देखो आप पहले आपके चेंज कहां हुआ है। देखो आप यहां उत्पाद था, यहां भी उत्पाद था, यहां पर पी है, यहां भी पी है, काट दो, ठीक है। कॉमन कॉमन काट दो। यहां पर डोमेस्टिक था, यहां पर भी क्या डोमेस्टिक है, यहां डोमेस्टिक काट दो। यहां पर ग्रोस है, यहां पर नेट है, यहां पर ग्रोस है, यहां पर नेट है, तो अंतर अंतर कहां पर होगा? अंतर यहां पर हो गया। जो पहला वर्ड है ना आपके, वो सकल है, यहां पर यहां निवल है। मैंने आपसे अभी कहा कि अगर आपको सकल से निवल उसको निकालना है तो आपको जो गिसावट होती है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो मुझे अगर जीडीपी से एनडीपी निकालना है, जो गिसावट जो होती है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन जो होता है इसको माइनस करना पड़ेगा। इसमें कोई समस्या आपको बताओ मुझे भाई? डी कॉमन डी कॉमन पी कॉमन पी कॉमन, पहले वाला वर्ड यहाँ पर जी था, पहले वाला वर्ड यहाँ पर एन था, तो ग्रोथ से मुझे नेट निकालना है। अगर मुझे ऐसा करना है तो इसके लिए मुझे गिसावट जो होती है, जो डेप्रिसिएशन जो होता है, उसको मुझे माइनस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहला फॉर्मूला आपके सामने। अभी हम इसका एग्जांपल कराएंगे आपको ना, पहले आप एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। अगर मुझे जीडीपी से मुझे एनडीपी निकालना हो तो ये करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? अब लिखिए नंबर 2 फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला नंबर 2, 3 आएंगे, 3 मैजिक फॉर्मूला है, आपको 3 याद करने पड़ेंगे, ठीक है। रट्टा मत मारना कभी भी, जीडीपी जीएनपी इनमें अंतर क्या होता है, रट्टा नहीं मारना है। आपको 3 फॉर्मूले याद कर लेने, इनके आधार पर आपको सारे क्वेश्चन निकाल देने, ठीक है। देखो फॉर्मूला दोस्तों नंबर 2 देखना आपके ना। कभी दोस्तों आपके सामने राष्ट्रीय वर्ड लिख जाए ना, राष्ट्रीय वर्ड आए, नेशनल वर्ड अगर आए,
और मुझे इससे डोमेस्टिक निकालना हो, क्या करना हो, डोमेस्टिक निकालना हो, ठीक है, मतलब मुझे इसे घरेलू निकालना हो। नेशनल दिया हुआ है मुझे, और मुझे निकालना क्या है, डोमेस्टिक निकालना है, तो घरेलू निकालना है। तो मुझे जो ऐसी इनकम जो बाहर से मेरे पास आ रही है, इस देश की सीमा के बाहर से जो हमारे भारतीय बैठे हुए हैं, वो वहां से जो इनकम हमें भेज रहे हैं, उस इनकम को हमें माइनस करना पड़ेगा। लिखिएगा, अगर हमें राष्ट्र से केवल डोमेस्टिक निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय, इसे माइनस करना पड़ेगा। और इसमें कोई बड़ी दोस्तों बात भी नहीं है, सही भी बात है। अगर मुझे राष्ट्र में से केवल घरेलू निकालनी हो, मतलब मेरे देश की जो बाउंड्री है उसमें कितनी इनकम दोस्तों हो रही है वही निकालनी है, तो जो मेरे देश के बाउंड्री के बाहर जो भारतीय हैं जो वहां से पैसा भेज रहे हैं हमें उसे हटाना पड़ेगा, तो भी दोस्तों आएगा। तो अगर नेशनल से मुझे डोमेस्टिक निकालना हो तो हमें NIFA नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है इसको माइनस करना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए। अच्छा, आपसे पूछूं मैं आपसे कि जीडीपी से क्या करना है, जीडीपी से मुझे जीएनपी निकालना है, तो आपको बताना चेंज क्या करना पड़ेगा। ठीक है, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है, बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या करना पड़ेगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। हम नेशनल इनकम की ओर बढ़ रहे हैं, पर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, सकल राष्ट्रीय, सकल घरेलू उत्पाद, इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और ये होती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि अगर मुझे जीडीपी से जीएनपी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। आपको बताना है कि मुझे अगर जीडीपी से जीएनपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, बताओ आपके अनुसार। हाँ, अगर मुझे जीडीपी से जीएनपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपके अनुसार क्या इसका आंसर आएगा। क्या बात है, अधिकांश लोगों का ठीक आंसर है। मैंने थोड़ा घुमा भी दिया सवाल, पता है आपको। अगर मुझे जीडीपी से मुझे जीएनपी निकालना हो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मुझे अगर ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो, नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जा रहे थे तो माइनस कर रहे थे, अरे ये सुनो, अगर हम नेशनल से डोमेस्टिक की ओर जा रहे हैं तो माइनस कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर सवाल उल्टा पूछा है। देखो सवाल क्या पूछा, सवाल पूछ रहा है कॉमन कॉमन हटाओ। पहले तो कॉमन क्या है, जी कॉमन, जी कॉमन, पी कॉमन, पी कॉमन। अंतर किसका हुआ, अंतर हुआ डोमेस्टिक का और किसका, नेशनल का। किसका अंतर हुआ, डोमेस्टिक का और नेशनल का अंतर हो गया। तो अगर दोस्तों मुझे डोमेस्टिक से क्या जाना है, डोमेस्टिक से मुझे अगर नेशनल जाना है तो मुझे इसका उल्टा करना पड़ेगा, इसका उल्टा, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। कोई समझ में, कोई ऐसी बात कोई समझ में नहीं है उसको बताओ मुझे। अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो मुझे नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़नी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि नेशनल से डोमेस्टिक आना था तो माइनस कर दिया मैंने, यहाँ पर है डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो इसका उल्टा कर देंगे, तो प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड आपका आ जाएगा। अब एक सवाल और करो, अब एक सवाल और करो, बताओ मुझे अगर मुझे, अगर मुझे एनडीपी से जीएनपी करना है, चलो बताओ कौन बताएगा। अगर एनडीपी से जीएनपी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, फटाफट बताओ। एनडीपी मतलब होता है नेशनल, सॉरी नेट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है एनडीपी, और ये होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सवाल आपसे पूछा है, इसका आंसर जो छाप देगा हम मान लेंगे कि भाई साहब वो समझ गया मेरी बात। बताओ एनडीपी से मुझे अगर जीएनपी निकालना तो क्या करना पड़ेगा। एनडीपी बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी बोलते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। बताओ मुझे अगर इन दोनों में से मुझे चेंज करना हो तो कैसे चेंज होगा आपके अनुसार। जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो घर पे दोबारा पढ़ के आना, ठीक है। बताओ एनडीपी से अगर मुझे जीएनपी निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। सारा खेल यही है कि आप कितना ध्यान से मेरी बात को सुनते हो, क्या मैंने जो स्टेप कहा आप उसको फॉलो करते हो, करते हो तो आंसर आ जाएगा। दो ही फॉर्मूले लिखा है मैंने आपको, उन दो फॉर्मूले के आधार पे ये सवाल करना है आपको और इसका आंसर निकलेगा अगर आपने ढंग से मेरी बात सुनी होगी तो। नहीं सुनी होगी तो नहीं निकलेगा। देखो जिसने ये मान लिया है कि इकोनॉमिक्स में से नहीं होगा वो तो फिर टाइम वेस्ट ना करे इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स अगर आपने मान लिया तो आपकी हार है, और अगर आपने ठान लिया कि मैं समझ लूंगा तो मेरा पक्का वादा है मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, देखो पहली बात देखो कॉमन क्या है, कॉमन हटाओ। मेरा ये थोड़ी कि मुझे इसका आंसर नहीं पता है, पर मैं भी पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं आपके सामने। देखो पी कॉमन है, पी कॉमन हटा दो, तो पी हटा, पी हटा। यहाँ पर दोस्तों नेट है, यहाँ नेट है, यहाँ ग्रोस है, ये अंतर है। यहाँ पर डोमेस्टिक है दूसरा वर्ड, और यहाँ दूसरा वर्ड नेशनल है, तो यहाँ पर दो अंतर है। अभी तक मैंने केवल एक अंतर लिखा है आपको, यहाँ पर तो दो अंतर है। अगर दोस्तों मुझे नेट से ग्रोस जाना, दोस्तों आपकी अगर नेट से ग्रोस जाना हो तो मुझे गिसावट को जोड़ना पड़ेगा। याद करो, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो, ग्रोस से अगर नेट निकालना है तो माइनस करना है गिसावट को। अगर मुझे नेट से ग्रोस जाना हो तो इसको मुझे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे नेट से ग्रोस जाना है तो मुझे गिसावट को प्लस करना पड़ेगा। और अगर दोस्तों मुझे डोमेस्टिक से नेशनल की ओर आना है तो मुझे नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल आना है तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड को जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड का बोलते हैं विदेश से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। ठीक है, लिखा हुआ हिंदी में। तो अगर मुझे यहाँ से यहाँ चेंज करना है तो पहले से पहले मुझे एन से डी चेंज करना पड़ेगा। कितना हुआ, ये हुआ गिसावट प्लस, और फिर मैं जो डी से एन है वो चेंज करूंगा, ये हो गया नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो हमारा आंसर होगा कि मुझे गिसावट और नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है इसको जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। ये हमारा आंसर आएगा। बताओ इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, कितना आसान खेल है यार, बहुत आसान खेल है। गिसावट को मूल्य ह्रास भी कहते हैं ना, जो गिसावट होती है ना इसको आप लिख लीजिएगा, गिसावट को मूल्य ह्रास भी कहते हैं, इसे मूल्य ह्रास भी कहते हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो कहते हैं आपके मूल्य ह्रास, गिसावट एक ही वर्ड है ना, तो गिसावट को मूल्य ह्रास भी कहते हैं आप लोग ना। चलो एक सवाल और लिख लो, आपकी संतुष्टि के लिए एक सवाल और लिख लो, एक सवाल और लिखो आप। देखो अगर मुझे जीडीपी से एनएनपी निकालना, बताओ अगर मुझे जीडीपी से एनएनपी निकालना क्या करेंगे। जीडीपी मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलो बताओ अगर ये चेंज करना हो क्या करेंगे, फटाफट बताना। ठीक है, अब टाइम नहीं लगाना है, फटाफट बताना, जल्दी जल्दी छाप दो। अगर मुझे जीडीपी से एनएनपी निकालना हो तो क्या करेंगे।
आसान खेल है। अरे भाई कॉमन क्या है? पी कॉमन है, पी को हटा दो। अंतर किस किस का आ रहा है? तो ग्रोस से बन रहा है नेट, ग्रोस से बन रहा है नेट, और डोमेस्टिक जो है इससे बन रहा है नेशनल। ये दो अंतर आने वाले हैं। तो अगर ग्रोस से मुझे नेट निकालना हो तो करना पड़ेगा, तो मुझे जो मूल्य ह्रास है उसको हटाना पड़ेगा। अगर मुझे ग्रोस से नेट निकालना हो तो जो गिरावट होती है, जो मूल्य ह्रास होती है, उसको माइनस करना पड़ेगा। और अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल निकालना हो तो मुझे NIFA जो है इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा NIFA माइनस मूल्य ह्रास। ये इसका आंसर होगा। सवाल में 4 ऑप्शन होंगे, कुछ भी दे सकता है आपके, इनका इनका जो आपके साइन है वो चेंज कर देगा, कुछ भी दे देगा आपके, ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक बात है। चलो ये दो फॉर्मूला लिखा है मैंने आपको। फर्स्ट फॉर्मूला था ग्रोस से, अगर मुझे ग्रोस से क्या निकालना है, ग्रोस से नेट निकालना है, तो डेप्रिसिएशन गिरावट मूल्य ह्रास माइनस करेंगे। अगर इसका उल्टा हो जाएगा, नेट से ग्रोस निकलवाएगा तो इसको जोड़ देंगे। ये पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या है? नेशनल से मुझे अगर डोमेस्टिक निकालना हो क्या करेंगे हम, तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम जोड़ देंगे। ठीक है, विदेश से जो प्राप्त शुद्ध आय हमारी वो जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड लिखिएगा। देखो थर्ड फॉर्मूला जो है वो आपके सामने, नंबर थर्ड फॉर्मूला जो है, थर्ड मैजिक आपके सामने है। अगर ये और समझ में आपको आ गया तो हमारा खेल खत्म, अध्याय समाप्त हो जाएगा। अगर ये खेल समझ में आपको आ गया, ठीक है। अगर दोस्तों आपको जो है ना, कहीं पर दोस्तों आपको जो है फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, मतलब दोस्तों तो उत्पादन करने वाले जो साधन होते हैं फैक्टर कहते हैं, उन उत्पादन के साधनों की जो कॉस्ट होती है वो दी हुई है, और आपसे बोलते हैं कि आपको मार्केट प्राइस निकालनी है। क्या दिया हुआ है? अगर आपको फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, साधन लागत दी हुई है, और आपको भाई साहब कहते हैं कि आपको निकालना है मार्केट प्राइस, आपको निकालना है बाजार कीमत। देखो इसको आप समझ लीजिए मेरे साथ में ऐसे, अगर दोस्तों आपको फैक्टर कॉस्ट दी हुई, साधन लागत दी हुई आपको, मान लेते दोस्तों मान लीजिए आपने एक कार ली। आप देखना कार बेचने वाला तो बहुत चालू आदमी होता है ना, वो आपको बोलता है कि कार जो है शोरूम की रेट कितनी है उसकी ना, शोरूम रेट बोलता है। आपने सुना है कभी? तो आप गाड़ी लेने जाओगे, देखना आपको एक शोरूम रेट मिलती है आपको ना। मान लेते हैं इस कार की शोरूम रेट कितनी आपकी? 7 लाख रुपए। मान लेते हैं ये जो कार है इसकी शोरूम रेट कितनी आपकी? 7 लाख रुपए। ये इसके उत्पादन की लागत है दोस्तों ना। ये शोरूम के अंदर, इसके अंदर जो शोरूम है उसमें इसकी कीमत है 7 लाख रुपए। पर जब आप बोलते हो ना, जब आपको जब आप गाड़ी लेते हो तो इसमें वो बहुत सारी चीजें ऐड कर देता है ना, रोड टैक्स ऐड करता है ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड करेगा यहाँ पर ना, और फिर बोलता है इसकी ऑन रोड कीमत 8 लाख रुपए। देखना 7 लाख रुपए शोरूम कीमत, ठीक है। अखबारों में ऐड इसका आता है, जब आप लेने जाओगे इसको तो पता लगता है आपको उसकी कीमत कितनी हो चुकी है? 8 लाख रुपए ना। तो उसकी जो कीमत 8 लाख रुपए हुई है वो उसकी मार्केट प्राइस है। क्या उसकी मार्केट प्राइस है? ये उसकी ऑन रोड कीमत है। मतलब जब वो शोरूम के अंदर है तो उसकी कीमत 7 लाख रुपए, जब वो शोरूम के बाहर रोड पर दौड़ेगी तो कीमत उसकी 8 लाख 200 होने वाली है। इसमें दोस्तों जो आपके रोड टैक्स होगा वो भी इसमें जोड़ने वाला है। तो इसमें क्या जोड़ने वाला है आपके? वो इसमें जोड़ने वाला है जो भी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होने वाला है वो जोड़ के देगा इसमें, ठीक है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये जोड़ कर देगा। तो अगर आपको इसमें रोड टैक्स जो है वो जोड़ देगा, और भी बहुत सारी चीजें जोड़ता है इसमें ना, रोड टैक्स हो गया और बहुत सारी चीजें जोड़ देगा। तो इसलिए मैंने लिखा नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है जोड़ देगा। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से किसी की मार्केट प्राइस निकालनी हो तो उसमें नेट इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो जोड़नी पड़ेगी, ये वाला टैक्स उसको जोड़ना पड़ेगा। ये तो आपने महसूस किया होगा, कभी कभी गए कार वाले ने, कभी आप कभी क्यों कार वाले ने आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि ये वाली बात आपने वहां पर फील की होगी ना, कि 7 लाख रुपए पहले कीमत थी उसकी और अब उसकी कीमत 8 लाख रुपए हो चुकी है। तो शोरूम से अगर मुझे ऑन रोड जाना है तो उसमें रोड टैक्स जुड़ जाता है अपने आप, ठीक है। हाँ कार ट्रैक्टर कुछ भी ले लो, उसमें ये होता है कि शोरूम पे कीमत इतनी है, ऑन रोड कीमत उसकी इतनी है, ठीक है। हाँ ऑन रोड प्राइस कहते हैं जो भी है वो कहते हैं, ठीक है, ऑन रोड कीमत उसकी इतनी है। तो उसमें पहले रोड टैक्स वो जोड़ता है फिर आपको देता है। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की ओर जाना है तो मुझे जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो मुझे जोड़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोट कीजिए, इसको शांति से ना समाप्त कर दो। एक कमेंट को एक बार किया करो, 50 बार मत किया करो, बाकी के कमेंट आने दिया करो, वरना मैं कमेंट ऑफ करवा दूंगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर आराम से बैठे रहना, ठीक है। एक कमेंट एक बार किया करो, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास फॉर्मूले होंगे। हाँ कार मतलब एग्जांपल था, कार का तो मैंने बाइक खरीद लो, कुछ भी चीज खरीद लो आपके उसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो अब देखो हमने आपको यहाँ 3 फॉर्मूले पढ़ाए। आज जो हमने पढ़ा है उसको देखते हैं एक बार। हमने शुरुआत जब की तो मैंने आपसे कहा कि हमने आज टॉपिक की शुरुआत करी थी। देखो अब तक इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ लिया आपने मेरे साथ में? इकोनॉमिक्स में शुरुआत हमने की तो मैंने आपसे कहा इकोनॉमिक्स जो है इसका अर्थ होता है धन का विज्ञान, ठीक है। धन का अध्ययन जो है इसका अर्थ होता है। एडम स्मिथ साहब देने वाले थे। फिर मैंने आपसे कहा इसके बाद इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर मैंने कहा आपसे एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? वो एडम स्मिथ है। माइक्रो का मतलब एक व्यक्ति की बात करता है, एक उत्पादक, एक उपभोक्ता की बात करता है, जहां पर डिमांड सप्लाई की बात होती है, जहां पर कीमत की बात होती है, जहां एडम स्मिथ की बात होती है वो माइक्रो होता है। मैक्रो मैंने कहा जहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करता है, समाज कल्याण की बात करता है, जहां पर बेरोजगारी की बात जहां पर होती है, जहां पर रोजगार की बात होती है, जहां पर राष्ट्रीय आय की बात होती है, बड़े स्तर पे जहां बात होती है उसको बोलते हैं मैक्रो। इसमें हमारा किन्स का जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। फिर मैंने आपसे कहा जो उत्पादक जो आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसमें क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, मतलब कि जो प्रकृति है वहां से जो कुछ प्राप्त हुआ है वो सारा प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है, चाहे फिशिंग हो, चाहे माइनिंग हो, चाहे कृषि हो, चाहे पशुपालन हो। ये रेड कलर जॉब होती है। इसमें दोस्तों आपके इसके अंदर लोग बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, पर इसमें उतना आउटपुट नहीं आता हमारी जीडीपी के अंदर, उतना इसके अंदर रोल नहीं होता है। इसलिए इसके अंदर प्रचंड बेरोजगारी आपकी बड़ी मात्रा में होती है, ठीक है। जिसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है वो प्रचंड बेरोजगारी होती है। ये मैंने आपको समझाया था कि एक खेत में एक व्यक्ति से भी 10 किलो अनाज हो रहा है और 4 व्यक्ति के बाद 10 किलो अनाज हो रहा है, तो बाकी 3 जो आपके प्रचंड बेरोजगारी के अंदर है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपसे कहा कि इसके बाद जो है सेकंड सेक्टर हमारा होता है कौन सा आपके? वो होता है द्वितीय क्षेत्र। इसमें निर्माण की बात, इसमें कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री की दोस्तों बात हो, जो प्राइमरी सेक्टर से हमें कच्चा माल प्राप्त हुआ है उसको हमने वैल्यू ऐड करके आपके नया